So okay, everyone, we are starting chapter 2, cost मैनेजमेंट या कॉस्ट काउंटिंग। मैनेजमेंट इसको क्यों रखा गया है? बिकॉज हमें अकाउंटिंग को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे करना है। जैसे आपने इससे पहले कौन सी इंडस्ट्री की बात की थी? कौन सी इंडस्ट्री थी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जहां हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में, अभी तो सुन लो, ऐसे भी बात नहीं। कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या होता है, वहां पर अलग तरह की अकाउंटिंग होती है। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, दैट्स ओवर नाउ। अब सेकंड जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो एक फिर भी लिमिटेड पार्ट है, क्योंकि वो सिर्फ एक वहां हो रहा है जहां साइट्स के ऊपर आप देख रहे हो कि फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है या कोई भी बिल्डिंग बन रही है। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग तो पूरे वर्ल्ड में हर जगह है। बिकॉज अगर घुमा के देखोगे यहाँ पे हर चीज़ आपको दिख रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है। फैन, एसी, टेबल्स, कार, बाइक, मोबाइल, स्पेक्स, कुछ भी ले लो आप जो मुझे दिख रहा है, वो सब का सब किसका पार्ट है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है। वहां सब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और ये एक कॉमन बात है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग कोई भी चैप्टर करेंगे कॉस्टिंग का, प्रोडक्ट किससे बनता है? तीन चीजों से। कौन कौन सी तीन चीजें बेटा? बोलो। हाँ, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रही है साउंड सबको? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम इन तीनों चीजों की बात कर रहे हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ये थ्योरी पार्ट है, अभी आपकी समझ से बाहर रहेगा, मैं इस पे अभी बात नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा बाद में थ्योरी का, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग डिफरेंस। जॉब कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल अभी हमने करने हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग को लेकर ज्यादा प्रेशर था, कॉलेजेस में ये स्टार्ट किया गया है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोसेस हो जाए, फिर हम वापस यू टर्न लेंगे। पहले जॉब बैच करेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्योरी तभी समझ आएगी जब एक बार आप सिलेबस कर लेंगे। अब देखो इंडस्ट्रीज कौन सी है आपके सामने बेटा, जहां प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है। एवरी इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो एक प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग का है, तो आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे मोबाइल के थ्रू। काट देना फोन है तो। अब कौन सी इंडस्ट्री बेटा देखो, पेपर, रबड़, केमिकल, सीमेंट, कुछ भी, पेट्रोलियम, हर जगह पे क्या होती है? प्रोसेस होती है। आप एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले लो जो हमारे घर में भी होती है ना। आप हम सबके घर में बटर बनता होगा, देसी घी बनता होगा, बड़ी सिंपल एग्जाम्पल है। तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम एक रॉ मिल्क लेते हैं, रॉ मिल्क को हम एक स्टेज से क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब किचन में कभी गए नहीं होगे, बताओ अभी, आप बताओ कैसे होता है बटर में या घी में? नहीं, आप बताओ ना, अगर मुझे देसी घी बनाना है तो मिल्क से क्या होगा फिर? सर क्रीम बनानी पड़ेगी। Yes. क्रीम को उबाल उबाल के, हाँ, पहले तो मिल्क में से क्रीम सेपरेट करनी पड़ेगी। मशीन्स होती हैं जिसको क्रीम सेपरेटर बोलते हैं, उसके थ्रू क्रीम अलग हो जाती है। जैसे आपको वेरका का एक टोन्ड मिल्क मिलेगा, जीरो फैट मिलेगा। उन्होंने क्या किया, वो जो भी उनके पास रो मिल्क आता है, हाँ, फ्रॉम मिल्क मेड, वो उसमें से क्रीम निकाल देते हैं। तो पहली प्रोसेस वो है, तो क्रीम बिकती है। अब आपको घर में फ्रूट क्रीम बनानी है तो क्रीम चाहिए होगी, तो क्रीम मार्केट से मिलती है, मे बी 200 रुपीज पर केजी मिलती हो। तो वेरका का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वेरका का पहला बिजनेस क्या हो गया कि दो चीजें बेचना, एक टोन्ड मिल्क, जीरो फैट मिल्क, 25 रुपीज का पैकेट। ठीक है, कलर भी उसका येलो कर देते हैं ताकि पहचान होगी कि इस कलर का जीरो फैट वाला है। तो एक तो जीरो फैट मिल्क बेचना, क्रीम अलग बेचना, ये पहली मैन्युफैक्चरिंग होगी उनकी, प्रोसेस वन। अभी बुक छोड़ दोगे बेटा, अभी लेक्चर दो। नंबर टू, सेकंड प्रोसेस क्या है? अब वेरका को लगता है कि मजा नहीं आया, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया हमने, डिमांड तो बटर की भी है। अब जो क्रीम बच गई, क्रीम इतनी कहाँ सेल होती है, बटर ज्यादा सेल होता है, तो उन्होंने क्या किया, क्रीम की फिर नेक्स्ट प्रोसेस की जो भी करना है, उससे क्या बना, बटर, है ना। अब बटर सेल करना शुरू कर दिया, तो वेरका अमूल बटर फेमस है ना। वो थे अटली बटली क्या थी वो ऐड, है ना, डिलीशियस। तो वो एक उन्होंने अमूल बटर बना दिया, वहां पे उनका प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि क्रीम अगर 200 रुपीज पर केजी है
तो बटर 300 या 400 रुपीज पर केजी है, प्रॉफिट बढ़ गया। तो सेकंड प्रोसेस में चले गए वो, प्रोसेस 2 में। उसके बाद फिर उनको लगा देसी घी की डिमांड भी है, तो उन्होंने फिर बटर का नेक्स्ट प्रोसेस क्या किया, देसी घी। अब मिल्क और देसी घी में कितना डिफरेंस हो गया, बना उसी से है ना। तो मिल्क भी एक प्रोसेस है, एक मिल्क को लेके प्रोसेस करके बेचना पैकेट्स में, वो भी एक प्रोसेस 1 है। क्रीम प्रोसेस 2 हो सकती है, बटर प्रोसेस 3 है, देसी घी 4 है। अब अभी भी अगर उनका लगता है कि नहीं अभी और प्रॉफिट कमाना है, तो आपको वेरका की पिन्नियां मिलेंगी देसी घी की, वो शुरू कर देंगे। हाँ, खीर या कुछ भी शुरू कर देंगे। वो बोलते हैं कि देसी घी को भी क्यों बेचना अकेला, देसी घी की पिन्नियां बना देते हैं, है ना। अब अमूल और इसकी नहीं आती, लेकिन कई कंपनीज ऐसी हैं, वीटा की आती हैं, है ना। हम मनसा देवी जाते हैं तो वहाँ वीटा का बूथ होता है, वहाँ पे वो बेचते हैं, स्वीट्स बेचते हैं, तो देसी घी की होती हैं वो। तो उन्होंने एक और प्रोसेस पकड़ ली कि देसी घी के बाद की भी एक प्रोसेस है कि देसी घी का क्या बन सकता है, तो बना दो फिर जो भी बनता है, वो भी प्रोसेस होगी। तो इट मीन अब वेरका पिन्नियां भी बेचता है फिर देसी घी की। अब हम घर पे बनाते नहीं, फिर तभी हमें रेडीमेड मिल जाती है सब कुछ, है ना। अब ये 5 प्रोसेस होगी, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। आपको हर एक प्रोसेस का जो ज्यादा लेक्चर सुनने ध्यान रखना, अभी कुछ भी स्क्रीन में रखा नहीं हुआ है। आपको हर प्रोसेस का एक आउटपुट, अगली प्रोसेस का क्या मिलेगा, इनपुट, रॉ मटेरियल। तो अगर प्रोसेस 1 में मैंने मिल्क डाला तो क्या निकला, क्रीम, वो आउटपुट होगी। ये क्रीम कहाँ जाएगी, प्रोसेस 2 में, उसके लिए इनपुट होगी क्रीम। उन लोगों का आउटपुट क्या है, बटर। फिर बटर डाला प्रोसेस 3 में, फिर देसी घी बना दिया। अब अगर एक लेमन तरीके से बनता, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बना था, और डेबिट साइड पे सारे खर्चे डाल दो, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम या कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस, वो अलग इंडस्ट्री थी, तो उसकी कॉस्टिंग अलग होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रोसेस कॉस्टिंग से कोई लिंक नहीं है, इसलिए एक नया चैप्टर है। लेकिन यहाँ पर हर प्रोसेस पे तुम प्रॉफिट कमा सकते हो सकता है प्रोसेस 1 इज द एंड प्रोसेस। कई कई ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जो सिर्फ मिल्क बनाते हैं, भाई हमसे नहीं बनता ज्यादा कुछ, तो हमने मिल्क लिया, मिल्क मेड से प्रोसेस में डाला, बेच दिया, बस बात खत्म। छोटी छोटी डेयरीज होती है ना, जो डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं लोग, तो वहाँ डेयरीज पे क्या मिलता है, हमें मिल्क मिलते हैं, सिंपल। बट वो इतना बड़ा काम नहीं करते वो वेरका वाला। लेकिन प्रोसेस 2 ये आपके ऊपर है, हर एक प्रोसेस पे आप प्रॉफिट कमा सकते हो, और हर प्रोसेस का एक रॉ मटेरियल है, लेबर है, एंड ओवरहेड्स है। बटर बनाने वाली लेबर को क्रीम बनानी नहीं आती, फिर बटर से देसी घी बनाने वाली लेबर क्या है, अलग है। पिन्नियां बनाने वाली लेबर वो अलग हो गए, उन लोगों को स्वीट्स बनानी आती है, बैठा दो एक बंदा बनाता रहेगा बैठ के। तो इस तरह से, तो थ्योरी में हमें ज्यादा समझ नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्टली आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ये देखिए बेटा, थ्योरी है भी नहीं, देखो अगर फर्स्ट 2 पेज देखोगे थ्योरी खत्म होगी, उसमें सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग है, उसकी फीचर्स आ जाएंगी। तो चैप्टर के एंड पे थ्योरी में जा सकते हो, तुम लोग जाते भी नहीं हो, इसलिए हम लोग भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स सब बता रहे हैं थ्योरी में। अगर थ्योरी याद करनी हो तो फिर फर्स्ट पेज ही थ्योरी ओनली, कि व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, इट्स फीचर्स, बस। चैप्टर के एंड तक आपको ये खुद ही समझ आ जाएंगे फीचर्स। देन फिर इसका डायरेक्टली न्यूमेरिकल बन जाता है, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में से थ्योरी आनी ही नहीं है, डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल आना है। 15 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट में से, 15 मार्क्स का प्रोसेस में से, आपका सेक्शन बी कवर हो गया। आपको सेक्शन बी में थ्योरी में देखने की जरूरत नहीं पड़ती कभी कि थ्योरी में क्या क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकली इतना बढ़िया होता है, 2 क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स में से। अब हम प्रोसेस कॉस्टिंग के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं बेटा। आपकी स्क्रीन पे आपको अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। पहला अकाउंट कौन सा है, प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोजेक्टर नहीं चल रहा लेकिन मोबाइल पे डिवाइस खराब होगी जो दोनों को कनेक्ट करती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो प्रोसेस 1 अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या है, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स। हमारी कॉस्ट ही 3 है, 3 चीजों की है ही नहीं कुछ और भी इसमें। और इसका जो क्रेडिट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट, प्रोसेस 1 का आउटपुट कहाँ जाएगा, प्रोसेस 2 में। या यहाँ पे बेच भी सकते हैं हम, जैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे, आज मैं आपको कराऊंगा मेन वाला क्वेश्चन। मैंने आपके बैच में शेयर भी किया था लास्ट ईयर का लेक्चर, जिन्होंने अटेंड किया हो, जिनके कॉलेजेस में स्टार्ट हो गया था प्रोसेस कॉस्टिंग, उनके लिए किया था। वी विल डू वन मेन क्वेश्चन, जहां पर हम क्या देखेंगे, प्रोसेस 1 में जितना प्रोडक्ट बना उसका 1/4 मैंने वहीं बेच दिया। क्योंकि जैसे मान लो क्रीम की डिमांड आई तो क्रीम बेच दी, जो क्रीम बची किसको बेच दी, प्रोसेस 2 में। लो जी ये क्रीम बचेगी, इसका बटर बना दो। घर में भी यही काम होता है, जो चीज यूज हो जाए बाकी नेक्स्ट प्रोसेस में डाल देते हैं। दूध खराब हो गया, पनीर बना दो, ये सुना होगा तो आपने। मिल्क खराब हो गया, दुखी नहीं होते, उस बात पे पेरेंट्स दुखी नहीं होते,
कि दूध खराब हो गया, कोई बात नहीं, पनीर बन जाएगा, है ना। बाय प्रोडक्ट और इसमें क्या डिफरेंस है? बाय प्रोडक्ट का मीन होता है बेटा कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है क्रीम। एक वेस्टेज निकलती है जो किसी और के लिए यूजफुल है। जैसे एग्जांपल होगी मस्टर्ड ऑयल। अब जब हम मस्टर्ड ऑयल में जो भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं, मस्टर्ड सीड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मस्टर्ड ऑयल तो अलग कर देते हैं, वो हमारा मेन प्रोडक्ट है। मशाल क्या बेचता है, मस्टर्ड ऑयल बेचता है। लेकिन वो एक और चीज बेचता है जिसको किसी को पता ही नहीं, वो है क्या, हाँ हाँ, जो वेस्टेज होता है वो, उसको बोलते हैं एनिमल फीड। वो जितने भी मिल्क मेड्स हैं वो अपने एनिमल्स बफलो वगैरह को खिलाते हैं, उससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, आउटपुट परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती है। तो वो एक उनके लिए हो गया, वो क्या हो गया, एड ऑन प्रोडक्ट। मेरा मेन प्रोडक्ट क्या है, मस्टर्ड ऑयल। लेकिन जो ऑयल केक्स निकलते हैं मशीन की वेस्टेज, जैसे जूसर में से जूस निकालते हो, और भी जूस निकलता है तो और भी तो निकलता है, वेस्टेज निकलती है, तुम लोग फेंक देते हो उस वेस्टेज को, और मान लो उसकी डिमांड हो, बिकेगा। ड्रम भर भर के अगर निकलते हैं आपके, तो क्योंकि यहाँ तो नहीं ना, यहाँ तो छोटा सा है वो वेस्टेज, हम कहाँ बेचने जाएंगे, किसी मैंने एक गिलास जूस बनाया है उसका वेस्टेज बेचने है नहीं। लेकिन अगर रियल कंपनी है जो जूस बनाती है, तो वो किस नाम के लिए जाने जाते हैं, जूस बनाने के लिए, बस जूस की वेस्टेज अगर बिकती है तो बेचेंगे। ऐसा सीमेंट फैक्ट्री है, हर फैक्ट्री का एक स्क्रैप है बेटा। और मस्टर्ड ऑयल का एग्जाम्पल यहाँ बढ़िया है कि आप मस्टर्ड ऑयल अलग कर दो, वो बिक रहा है, और जो एनिमल फीड बन रही है वो आपके फ्री के पैसे कवर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, उसका उसका न्यूमेरिकली अलग है ना, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। वो इसी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन वो अलग चैप्टर है, वो बीच में डालती है उन्होंने, क्योंकि है तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना। लेकिन यहाँ तीनों प्रोडक्ट्स मेन है। प्रोसेस ए से जो निकलेगा, मैं क्रीम भी बेचता हूँ, वेर का क्रीम के लिए भी फेमस है, बटर के लिए भी, देसी घी के लिए भी, पनीर के लिए भी, सबके लिए फेमस है। ये सारे मेरे मेन प्रोडक्ट्स हैं बेटा, कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोसेस वन में जो बना मैंने थोड़ा सा बेच दिया, बाकी प्रोसेस टू में डाल दिया। फिर प्रोसेस टू में आगे देखो, अभी रफली सा देख लो, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब यहां सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू प्रोसेस वन अकाउंट। इसका मतलब जो रॉ मटेरियल प्रोसेस वन ने दिया वो प्रोसेस टू वालों के लिए मेन है, उसी पे तो वर्क करना है, और किस पे करना है। जैसे मान लो शूज बनता होगा, तो कैसे बनता होगा शूज, पहले सोल बनता होगा, सोल के ऊपर ही तो शू का साइज आता है, शेप आती है। तो सोल बनाने का काम एक ने कर दिया, प्लेटफॉर्म बन गया। फिर आगे चला गया, लो जी इसका शूज बना दो, इतने नंबर शू बनाने, डिजाइन ऐसा होना चाहिए, हजार तरह के डिजाइन होते हैं एक ही शूज के। तो वो डिजाइन डालने वाला ऊपर लेदर यूज करेगा, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज करेगा, है ना। तो सोल अलग बनता है शूज का, और ऊपर का शू अलग बनता है। फिर पॉलिश का काम कोई और करता होगा, फिर बाद में पैकिंग वाला काम कोई और करता होगा, लेकिन काम तो एक ही चीज पे हो रहा है ना, जिसको हम शू बोल देते हैं बाद में। तो इसलिए जो प्रोसेस वन ने बना के दिया वो पहले प्रोसेस टू वालों के पास जाएगा, वो उनका बेसिक रॉ मटेरियल है, मेन रॉ मटेरियल। उसके बाद फिर अपना रॉ मटेरियल डालेंगे, केमिकल या कुछ भी मिक्स करने उसको, तो वो सेकंड रॉ मटेरियल हो गया। तो इसमें दो दो रॉ मटेरियल यूज होंगे प्रोसेस टू में, एक जो प्रोसेस वन से आएगा, और दूसरा जो प्रोसेस टू के अंदर हम यूज करेंगे। जैसे मान लो मुझे क्रीम से बटर बनाना है, तो क्रीम तो मेन होगी, तो कुछ तो रहेगा, मैजिक तो नहीं कि आबरा कटावरा किया तो बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं होना ना, कुछ तो करना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा उसको, उसमें कुछ केमिकल मिक्स करना पड़ेगा, कुछ तो होगा, कोई फ्लेवर डालना पड़ेगा, वो मटेरियल टू हो गया, जो कि इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल नहीं होता। मेन तो क्रीम है। नंबर टू, फिर क्रीम से बटर बनाने में जो भी कुछ यूज होने वो है, कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं हम उसमें, कुछ भी कर सकते हैं हम, फिर वो मटेरियल है। लेबर हर किसी प्रोसेस की अलग है, फिर ओवरहेड्स हर प्रोसेस के अलग हैं, क्योंकि हर प्रोसेस की मशीन अलग है, उसको स्पेस अलग मिला हुआ है वहाँ पर, उसके खर्चे हैं। फिर आउटपुट होगी। अब आउटपुट कहाँ जाएगी, प्रोसेस थ्री के अंदर, सेम थ्री का बनेगा। ठीक है, चलें आगे। अब इसमें एक पॉइंट और डालता हूँ मैं। जब हम बेटा किसी भी प्रोसेस में जाएंगे, आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे जो कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक, मैं आपको तीन क्वेश्चन कराऊंगा बैक टू बैक आज और नेक्स्ट क्लास में, उन तीन में से एक आएगा, बाकी तो होमवर्क में करते रहना, बहुत इजी क्वेश्चन छोड़ दूंगा आपके लिए। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक नॉर्मल लॉस, कोई बता सकता है नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो जो उस प्रोसेस की नेचर है, होना ही होना है, वेयर एंड टियर, यस। कुछ चीजें तो मशीन के अंदर ही खत्म हो जाती हैं, है ना, तो वो बाहर नहीं आ पाती। जैसे कोल माइन है, कोल माइन में से तुम कोल ऊपर लेके आते हो,
कुछ कोल तो ऊपर आते थे डस्ट बन जाता है, कुछ उस लिफ्ट के अंदर ही साथ ही खत्म हो जाता है, लिफ्ट के साथ लग जाता है, वो थोड़ी निकाल पाते हैं हम, है ना। तो इट मीन्स कुछ चीजें नॉर्मल लॉस का पार्ट है जो उस प्रोसेस में होके ही रहेगा बेटा, हमें पता है पहले से कि 10% तो नॉर्मल लॉस होके रहेगा। वो किसी के एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण नहीं हो रहा, जैसे मशीन टूट गई, मशीन खराब होगी, एक्सीडेंट हो गया, ब्लास्ट हो गया, कॉल मेन्यू ब्लास्ट भी होते रहते हैं, वो तो एबनॉर्मल इंसिडेंट्स हैं, है ना। लेबर घटिया थी, उसको आता नहीं था काम करना, मशीन खराब थी, रॉ मटेरियल की क्वालिटी घटिया थी, ये सारे एबनॉर्मल रीजन हैं जिस कारण से प्रोडक्ट खराब होता है ना। तो एक तो होगा नॉर्मल लॉस, एक होगा एबनॉर्मल लॉस। अब आपको सबको सेम वन में कंसाइनमेंट चैप्टर में सिखाया था कि नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन नहीं होती, कोई इंडस्ट्री नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन नहीं करती। सबको क्या करना होता है, नॉर्मल लॉस की आउटपुट कम करनी होती है। हर इंडस्ट्री क्या करती है बेटा, अपनी आउटपुट कम मान लेती है बस। मान लो 100 प्रोडक्ट डाले मशीन में, ये पहले से पता है कि बाहर 90 आएंगे, 10 प्रोडक्ट तो अंदर कुर्बान हो जाएंगे, मशीन के अंदर ही खत्म हो जाएंगे, होके ही रहना है, जो मर्जी तुम कर लो, इसका इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। वो तो क्या है, नॉर्मल है, नेचर है। मेरी हाइट का बढ़ना, मेरी एज का बढ़ना तो नेचर है, इसका इंश्योरेंस कैसे होगा कि अगर मेरी एज बढ़ी तो 1 करोड़ मिलेगा मुझे, ऐसा कोई इंश्योरेंस है कंपनी की तरफ से कि एज के बढ़ने पे हो, क्योंकि उसने तो बढ़ना ही बढ़ना है, एज ने तो, उसका इंश्योरेंस ही मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है कि सर अगर हॉस्पिटलाइज हुए आप तो मिलेगा, एक्सीडेंट हुआ तो मिलेगा, ठीक है। तो एबनॉर्मल चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी, वो डिपेंड करता है। तो हमारी आउटपुट के दो पार्ट्स अलग हो जाएंगे बेटा। नॉर्मल लॉस हमारे हाथ में नहीं आई, जिसके हम सिर्फ क्या लिखेंगे, आउटपुट वैल्यू, यूनिट्स, वो हमारी कम होगी। दूसरा एबनॉर्मल लॉस, उसकी वैल्यूएशन भी की जाएगी, बट कभी कभी क्या होगा, एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। ये देखो मैं डेबिट साइड पे क्या लिख रहा हूँ, टू एबनॉर्मल गेन। कभी कभी ऐसा होगा कि एबनॉर्मल गेन हो जाएगा मुझे, ये कब कैसे होता है वो आपको समझाऊंगा, इससे ज्यादा मैं थ्योरी में नहीं जाता। अभी डायरेक्टली एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओपन करो बुक्स बेटा, ओपन योर बुक्स। प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर 2, अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स, बैक क्वेश्चंस में आ जाइए। ऑलवेज स्टैंडर्ड होता है कि हम हर साल एक ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन देखो देख के याद आएगा, 14 या 15 में से एक होगा। आपके जो मेन क्वेश्चन है ही बेटा तीन, 13, 14, 15। तो हम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और सेमेस्टर 4 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही टाइम है, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो बचा के चलना है इसको हमें। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, चेक करो कि ये कौन सा है। द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी पासिस थ्रू 3 प्रोडक्शन प्रोसेसेस ए बी एंड सी। 15 यस बेटा, फर्स्ट हेडिंग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट 14 क्वेश्चन भी करेंगे, बट अभी अपना पूरा फोकस 15 पे ले जाओ। ये आपको सिखाएगा एक्चुअल प्रोसेस कॉस्टिंग क्या चीज है। और एक और बात, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं बेटा। पहला पार्ट है प्रोसेस अकाउंट्स, जो मैं आज सिखाऊंगा आपको। दूसरा पार्ट है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, लेवल 2। फिर लेवल 3 आएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इट्स वेरी लॉन्ग चैप्टर, स्टार्ट हो जाता है फिर खत्म होने में टाइम बहुत लगता है। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बेटा, और ये ऐसे नहीं करना, लाइव करेंगे, मतलब आपको भी करना है साथ में। कॉपी लीजिए 2 पेजेस, लेफ्ट राइट। हाँ कभी कभी दर्शन होते हैं स्टूडेंट्स के अब हुए हैं तो फिर प्रॉपर क्लास होनी चाहिए। बातें कि हम लोग ऐसे ही एक दो ऑनलाइन होनी चाहिए, बस वो चलना चाहिए सिस्टम, बाकी ऑफलाइन। हाँ जी, टेक 2 पेजेस, लेफ्ट राइट, और लेफ्ट पे साइड पे अकाउंट स्टार्ट कर दो बेटा, प्रोसेस अकाउंट। कैसा दिखता है आपके सामने स्क्रीन पे है, जिसका नाम है प्रोसेस ए अकाउंट। बनाइए। पर्टिकुलर्स का कॉलम है, पर्टिकुलर्स लिखने की जरूरत नहीं है,
और फिर दो कॉलम्स हैं, एक यूनिट्स का एक अमाउंट का। सिर्फ आप प्रोफॉर्मा बनाएंगे, अमाउंट्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम नहीं नहीं स्क्रीन को जूम इन कर दो ना, रोटेट कर लो। प्रोसेस ए अकाउंट, पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम है, कोई डेट कॉलम नहीं बनाना, कोई डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं, कॉस्टिंग में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता। सिर्फ दो कॉलम्स दिखने चाहिए, यूनिट्स का, अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस, राइट हैंड साइड पे भी यूनिट का कॉलम, यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट, रुपीस चाहे ब्रैकेट में दे दो। बन गया फॉर्मेट सबका। ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन की ज्यादा जरूरत नहीं आपको इस सेक्टर में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या क्या लिखा है उसमें, हर एक इंफॉर्मेशन का मीनिंग निकालिए। द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी पासिस थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेसेस, ये क्लियर हो गया। पहली प्रोसेस में बटर सॉरी क्रीम बनेगी, सेकंड में बटर और थर्ड में देसी घी। देसी घी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। हाँ जी विभोर। नहीं हर बुक में होगा बेटा, ये तो मेरे टाइम पे भी था क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन होगा, 13 होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो आपके पास तो उसमें ज्वाइन प्रोडक्ट होगी ना, ये दो पार्ट है इसमें, ये ज्वाइन प्रोडक्ट वाला पार्ट है, पीछे जाओ प्रोसेस क्वेश्चन का पार्ट है ये। यहाँ से 20 इयर्स पुरानी बुक देखो, उसमें भी है, सब में है, मतलब हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब इसको रीड करो, क्वेश्चन रीड करो। इस क्वेश्चन से आपको पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। 3 प्रोसेसेस है बेटा, ओके जी। और ये हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे बेकर होता है, बेकर को पता है कि जब एक केक बनाएंगे तो कितनी क्रीम खराब हो जाएगी, कितना ब्रेड वाला पोर्शन खराब हो जाएगा। उसे पता है कि प्रोसेस ए में 2% की वेस्टेज होती है और प्रोसेस बी में 5% की, प्रोसेस सी में 10% की। इसको अगर देखना है डिनर के टाइम देख लो, किचन में वेस्टेज हो रही होगी, खाना बना रहे तो कुछ चीज़ गिर रही होगी इधर उधर, किचन बाद में तभी तो साफ करनी पड़ती है। तो ये पता है कि जब खाना बनेगा तो वेस्टेज तो होनी ही होनी है, तो ये होके रहेगी, तुम इसको रोक नहीं सकते, जो मर्जी कर लो। ये है नॉर्मल लॉस, जो एक्सपीरियंस है आपका। आगे, द परसेंटेज ऑफ लॉस इन ईच केस इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स एंटरिंग दैट प्रोसेस। मतलब अगर प्रोसेस 1 में मैं 2000 यूनिट्स डालूंगा तो ये 5% सॉरी ये 2% किसका है, उस इनपुट का है। अब ये लाइन लिखने की जरूरत क्या है पता ही है, अगर मैं 2000 यूनिट्स डालूंगा तो उसी का तो 5% वेस्ट होगा या 2% वट एवर। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन रीड करो, कोई जल्दी नहीं, आराम से रीड करो। द लॉस ऑफ ईच प्रोसेस हैज अ स्क्रैप वैल्यू। कहते हैं ये जरूर है, चाहे नॉर्मल लॉस हो या नॉर्मल लॉस हो, ये बिक जाता है, सेल हो जाता है, इसकी एक वैल्यू है। क्या स्क्रैप वैल्यू बेटा, क्या है, 1 रुपीज पर यूनिट इन ए एंड बी प्रोसेस और सी प्रोडक्ट में 4। इसका मीनिंग पता है क्या, कि सर जब क्रीम वेस्ट होती है वो तो 1 रुपए के हिसाब से बिकती है, लेकिन जो देसी घी वेस्ट होता है, हाँ वो तो देसी घी है, फिर वो तो फिर 4 रुपए बिकेगा। स्क्रैप वाला, खराब वाला, है ना, वो कस्टमर देगा नहीं। आप देसी घी के बिस्किट खाते हैं ना, उसमें देसी घी डलता है, वो टेस्ट थोड़ी आता है, उसमें तो फ्लेवर डाल रखा होता है। तो जो भी चीज़ आप ऐसे लोगे देसी घी के बिस्किट, उसमें देसी घी अच्छे वाला नहीं होगा,
वो महंगे वाला देसी घी कौन यूज करेगा जो हमारे घर पे यूज होता है ना, वो ऐसे वाला स्क्रैप खरीदते हैं, वो डाल देते हैं उसके अंदर और हमें टेस्ट लगता है। ऐसी है रियलिटी है ये, तो वो बिकता है ना। तो इट मीन मिल जाता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो देसी घी जो अच्छे वाला है वो तो आपको बेचती है 500 रुपये किलो, 600 किलो। जो खराब वाला देसी घी है, जो किसी रीजन जैसे कलर थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा उसमें है तो बढ़िया वो, पर आप नहीं खरीदोगे और वो खराब है तो कंपनी के रेपुटेशन पे इफेक्ट आएगा, है ना। तो वो फिर कहीं ना कहीं बेकर्स को भेज देती है कि तुम लोगों ने क्या बनाना है, बिस्किट बनाना है, डाल दो उसमें, क्या वजह लगेगा, टेस्ट तो बिस्किट का है, देसी घी का थोड़ी टेस्ट है। तो वो डाल देते हैं उसमें, तो वो वहाँ यूज होता है। तो हर कंपनी का एक स्क्रैप है। डोंट थिंक कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फेंक देती होंगी, किसी एक ड्रम खराब हो गया फेंक तो देसी घी, ऐसे नहीं होता होगा, ठीक है। वो उसका तो पिनिया बना देते हैं, ठीक है, चाहे वो ना बनाए तो किसी और को दे दे, कोई तो बनाता होगा, तुम नहीं बनाते तो कोई तो बनाता हो, कोई तो मिल जाएगा बनाने वाला, उसको बेच दो। तो हर इंडस्ट्री का एक स्क्रैप किसी और इंडस्ट्री के काम की चीज है। आयरन आयरन इंडस्ट्रीज होती है बेटा, तो आयरन इंडस्ट्रीज का जो आयरन का पाउडर होता है ना, वो सीमेंट कंपनी खरीदती है, अंबुजा, एसीसी, इन कंपनीज को आयरन का पाउडर चाहिए होता है, तभी तो पावरफुल बनता है सीमेंट। आयरन मैन नहीं बनता, लेकिन सीमेंट बनता है उसका। तो आयरन इंडस्ट्रीज किसको बेचती है, आयरन सीमेंट इंडस्ट्रीज, वो लोग इससे खरीदते हैं। सीमेंट डालते हो तभी तो इतना होता है उसमें कि। उसके बाद नेक्स्ट, ये सारी एग्जाम्पल एक एक बार मिलेंगे आपको, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है आगे, 2000 यूनिट्स ऑफ क्रूड मटेरियल। क्रूड मटेरियल मीन्स सबसे पहले वाला मटेरियल। जैसे आपको अगर कुछ भी बनाना है तो मिल्क चाहिए होगा, है ना, प्लास्टिक से क्रीम थोड़ी बनेगी, मिल्क तो मिल्क इज द क्रूड मटेरियल, वो कच्चा मटेरियल वही है, वो डाल लो उसके आगे सब कुछ बनता जाएगा। वो हमने परचेज किया और प्रोसेस ए में डाल दिया, किस कॉस्ट पे बेटा, 8 रुपीज पर यूनिट। ये बहुत इजी चैप्टर है, बस स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल हो जाता है, तो इसलिए उसको इजी बनाने का तरीका है एक एक लाइन को, पॉइंट्स को समझो, उसका मीनिंग निकालो और फिर खुद करो। तो अब आपने खुद करने हैं। तो बेटा स्टार्ट हो जाओ। प्रोसेस ए के अंदर लिखो पहले टू मटीरियल, टू TO2 मटीरियल, कितने यूनिट्स आ गए हमने, 2000 यूनिट्स में लिखो, 2000 यूनिट्स क्या बोला, स्क्रीन आपके सामने है, वहां से देख सकते हो, कैलकुलेट देख सकते हो। और एक यूनिट 8 रुपए का है, कितने के, 8 रुपीज का बेटा। तो 2000 यूनिट्स कितने हो गए, 16,000 के। मैं हाईलाइट करता जाऊंगा उन सब चीजों को जो जो आप लिख रहे हो। तो 2000 यूनिट्स कितने के हो गए, 16,000 के। मतलब हमारा पहला मटेरियल हो चुका है। 2000 यूनिट्स मार्केट में कितने के मिलते हैं, 16,000 के, 8 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। इसको 2 रॉ मटेरियल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, 2 इनपुट भी लिख सकते हो। ये रफ है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं इसके ऊपर। फिर क्या और मटेरियल लगा इसमें, चेक करो बेटा प्रोसेस में, यस। इसका वेट होता है, ध्यान सुनना पॉइंट्स को, जो हमने सेकंड मटेरियल डाला क्या उसका वेट है, नहीं, ये इसका वेट नहीं है, ये मटेरियल डायरेक्ट वाला मटेरियल नहीं है। ये कौन सा वाला है, इनडायरेक्ट वाला, कोई फ्लेवर देना है उसको। देसी के नकली फ्लेवर आते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। आई थिंक एक इतनी सी बोतल बेटा देखो, इतनी सी बोतल 200 की होती होगी। एक ड्रम नकली देसी घी का बनाओ, उसमें वो डाल दो ड्रॉप्स 3-4, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। वो लोग ये है देसी घी, तो कितना प्योर है, कितना मतलब अच्छी फ्रेग्रेंस है, मतलब दूर से दिखता है कि देसी घी है ये। वो बिकता है 600 रुपये किलो में, होता नकली। ये तो तुम घर में बना सकते हो असली, मार्केट से आपको डोंट थिंक कि कोई आपके लिए इतना वेलफेयर है कि वो आपको असली देसी घी बना के देगा, बनता ही नहीं, सब डुप्लीकेट बनता है। तो ये मटेरियल डालते हैं वो, उससे वेट नहीं बढ़ता, कलर आता है, फ्रेगनेंस आती है, टेस्ट आता है ना, उसी के दीवाने हम सब लोग, टेस्ट, ठीक है। तो 2 मटेरियल कितने का, 8,000 का, इससे वेट नहीं बढ़ा, वेट हमारे 2000 यूनिट्स हैं अभी। एक डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये इनडायरेक्ट मटेरियल, कुछ भी हो सकता है वो। थर्ड, डायरेक्ट लेबर लिखो, 2 मटेरियल लिख दिया 8,000। सेकंड में लिखो बेटा 2 मटेरियल्स 8,000, अमाउंट के कॉलम में, यूनिट्स के कॉलम में बस एक बार डलेगा 2000। फिर लिखो 2 वेजेस या डायरेक्ट लेबर, एक ही बात है। 2 डायरेक्ट लेबर 12,000,
ये सब कहाँ से देख रहे हैं हम? क्वेश्चन में से, है ना। सोल्यूशन तो सामने रखा हुआ है आपके, आपकी हेल्प के लिए। जो आपका प्रोसेस ए का टेबल है, चेक करो बुक में, बुक में दिखना चाहिए आपको। प्रोसेस ए में पहले मटेरियल कंज्यूम्ड है 8000, फिर 12000 डायरेक्ट लेबर है, फिर उसके बाद वर्क एक्सपेंसेस है जिनको बोलते हैं ओवरहेड्स। तो लिखो नेक्स्ट, टू वर्क्स एक्सपेंसेस, या इसका नाम सुना है ना सेम 3 में, नाम तो सुना होगा, क्या है इसका? फैक्ट्री ओवरहेड्स। वर्क्स एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स, बट आपको वही नाम लिखना है जो ये यूज कर रहे हैं। टू वर्क्स एक्सपेंसेस 2000 रुपए, अमाउंट के कॉलम में बेटा, ठीक है। खर्चा हो गया सारा जी, किस किस का हुआ? डायरेक्ट मटेरियल 16000 रुपए का, इनडायरेक्ट मटेरियल 8000 का, डायरेक्ट लेबर 12000 की, और इनडायरेक्ट लेबर या ओवरहेड्स जो भी थे तो उसमें चाहे मशीन का डेप्रिसिएशन लगा लो तुम, फैक्ट्री का रेंट लगा लो, सब सब आ गए 2000 में। अब वो क्या कह रहे हैं, उसने क्या बोला था अभी याद है ना, कि जो जितनी इनपुट डालोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये कौन बोल रहा है? प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंटेंट, कि सर 2% वेस्ट हो जाता है, 2% वेस्ट हो जाता है, वो हमारा नॉर्मल लॉस है। तो लिखो क्रेडिट साइड। अब हमारी आउटपुट की बात आ गई कि निकला क्या, डल गया सारा, ये क्या निकला? नंबर 1 नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस। लिखिए भी सब लोग, बाय नॉर्मल लॉस। अगर नहीं समझ आया कैसे लिखना है तो सामने लिखा हुआ है आपके, बाय नॉर्मल लॉस 2%। हाँ जी 2% किसका करेंगे फिर बता दो? यस, हम 2% करेंगे, ये ब्रैकेट लगा देना नेक्स्ट लाइन में, 2% ऑफ 2000 यूनिट्स। तो यूनिट्स का 2% यूनिट्स ही आएंगे, तो 40 यूनिट्स आगे। इट मीन 2000 यूनिट्स डाले, 40 यूनिट तो मशीन ही खा गई, उसी के टेस्ट में चलेगी, पता नहीं कहाँ गायब होगी, नॉर्मल दोस्त तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, ठीक है ना। इवेपोरेशन होगी, लीकेज होगी, वट एवर जो होगी, डस्ट बन गई, 40 यूनिट्स तो गायब ही होगी। लेकिन ये वो मटेरियल है जो गायब नहीं होता, मतलब दिख तो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, मतलब वो हम बेच सकते हैं, लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता तो मैं डैश लगा देता भाई, किसी पैसे कोई कवर नहीं होते। 40 यूनिट्स वो वाले हैं जो गायब होते हैं, जैसे दिखाता हूँ कैसे। आप शाही पनीर बनाओ, आप किचन में जाओ, पनीर डालो, फिर इवेपोरेशन दिखेगी आपको, ये आपका पनीर जा रहा है जिसको तुम चिमनी के थ्रू निकाल देते हो बाहर। बाद में बोलते हो सर कम कैसे रह गया, वेजिटेबल कम कैसे बनी है? हम तो 1 kg पनीर लेके आए थे, बना तो है नहीं उतना, क्योंकि पनीर के अंदर पानी होता है, पानी में डिप करके रखते हैं ना, तो वेट होता है। तो 1 kg पनीर लाते हो ना, वो 1 kg नहीं होता, वो 800 ग्राम ही होता है। 200 ग्राम तो उसमें वाटर होता है जो वो बेचता है बनाने वाला, वही उसका प्रॉफिट है, क्योंकि पनीर की नेचर है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। पूरी रात उसको पानी रखते हैं, वो इस तरह से लग जाता है, एक वो पीस बन जाता है उसका पनीर का, फिर काट काट के बेचते रहते हैं उसको। पानी उसमें है, वो वेरका का मिल रहा है, अमूल का मिल रहा है, फ्रीज करके दिया हुआ है आपको। अब फ्रीज कर दिया, अब गर्म तो करोगे पनीर को, जैसे गर्म करोगे उड़ जाएगा, और आपको दिखेगा उड़ता हुआ, पकड़ के दिखाओ उसको, चिमनी में से जा रहा है बाहर, तो आपका 200 ग्राम पनीर तो गया भाई, वो तो पैसे थे पानी के सिर्फ, जो तेरा नॉर्मल लॉस है। तो ऐसी चीजें हाथ नहीं आती क्या उसको बेच सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो मशीन में से स्क्रैप निकल जाता है, वो होने स्क्रैप, जैसे बिस्किट्स इंडस्ट्री है, ब्रिटानिया को पता है कि 100 के पीछे 3 बिस्किट खराब होते हैं, दैट इज 3% लॉस। वो 3 बिस्किट जो खराब होते हैं उसका कुछ ना कुछ बना देते होंगे, या ओपन मार्केट में बस स्टैंड पे बिक जाते हैं वो बिस्किट, सस्ते वाले, वो ओपन है, ठीक है। तो ये बिकता है मटीरियल, नॉर्मल लॉस भी सेल होता है, 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से वो लिखा हुआ है। प्रोसेस ए का भी 1 रुपया, हाँ जी, प्रोसेस बी का भी 1 रुपया, प्रोसेस सी का 4 रुपीज। अब इस टाइम से उसी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा जो बुक में साथ साथ में मैच नहीं कर रहा कि ये बात कहाँ लिखी है, मैच कर लो भाई, ठीक है ना। 1 रुपया 1 रुपया 4, ठीक है। और जो बात अंडरलाइन करनी अंडरलाइन कर लो उसको। तो 1 रुपये के हिसाब से बेटा 40 यूनिट्स को 1 रुपये से मल्टीप्लाई करो, 40 रुपीज, ये आपके हो गए नॉर्मल लॉस के, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, अब आगे है क्रिएटिविटी थोड़ी सी, अब ध्यान देना इस बात पे। उसने अब आगे क्या बताया, एबनॉर्मल लॉस वो नहीं बताने वाला, वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो आउटपुट बताएगा। देखो क्या आउटपुट है, 1950 इज आउटपुट। तो आप दो दो लाइनें छोड़ दो, 2-3 लाइनें छोड़ के ना, फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में 2 या 3 लाइन छोड़ दो, क्रेडिट साइड पे 2 छोड़ दो, कोई बात नहीं, फिर लिखो बाय
अब ये प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगा, क्या समझाया अभी, प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी में जाएगा। लेकिन उससे भी एक बड़ी बात हो रहा है यहाँ पे, तभी तो हम मेन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे आज आप जो समझोगे वही रियल है, 14 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन जैसे पीछे जाओगे वो छोटे छोटे होते जाएंगे। प्रोसेस ए का जो स्टॉक है पहले प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में जाता है, क्योंकि बेटा हम ना डिसाइड करते हैं कि हमें कितना मटेरियल आगे बी में भेजना है। ये नहीं उठा के पूरा बी में भेज दिया, डिमांड तो है नहीं, क्रीम की डिमांड थी, उठा के उसका बटर बना दिया, बटर की डिमांड ही नहीं, क्या करोगे फिर, क्रीम भी गई हाथ से। तो ये इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि ऐसा जी, पहले हम ऐसा करते हैं, क्रीम का स्टॉक बनाते हैं एक, जब क्रीम स्टॉक में चली जाएगी वहां से बटर की डिमांड आएगी, फिर जितनी डिमांड आएगी उतना ही वहां से निकाल के प्रोसेस बी में भेजेंगे। इसका मतलब प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के बीच में एक अकाउंट और है, जो हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, पर ये मेन वाला क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में यही आता है एग्जाम में। तो बीच में कौन सा अकाउंट मिल रहा है, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। इसलिए हम यहाँ पे प्रोसेस बी लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, बाय प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। वहां से स्टॉक निकल के कहाँ जाएगा, प्रोसेस बी में, वो आगे डिसीजन आएगा। तो लिखो बेटा, बाय प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट कितने यूनिट्स आ रहे हैं, 1950। तो यूनिट्स के कॉलम लिखो 1950। और अब आप स्क्रीन पे देखिए, अब देखने वाली चीज है, देखो बेटा, अब मैं इतना समझ गया हूं, देखो ध्यान से, 2000 यूनिट्स डाले थे, उस 2000 में से 40 खराब हो गए, 1950 तैयार हो गए, खराब और तैयार, स्क्रैप एंड फिनिश्ड। तो बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का। दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि और तो कोई रीजन होता है नहीं, या तो नॉर्मल लॉस होता है भाई, या एबनॉर्मल लॉस, या आउटपुट। हमें नॉर्मल लॉस भी पता है, आउटपुट भी पता है, तो बीच का रीजन क्या है, एबनॉर्मल लॉस। तो लिखो, अब जो बीच का कॉलम आपको 2 लाइनें छुड़वाई हैं, अब लिखो वहां पे बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। हम कोई वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, हम यही शो करेंगे कि एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे होती है। आप सबको पता है ना एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू होती है, कंसाइनमेंट चैप्टर में तुम करते थे, है ना, गुड्स रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता था तो हम उसकी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालते थे। ये तो वो जो सेमेस्टर निकल गया ना आपके ऑनलाइन वाले, उसमें कुछ नहीं है दिमाग में, जब भी बोलते हैं ब्लैंक होता है दिमाग, कि सर पता होता होगा मे भी ऐसा सुना था कुछ ऐसा, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, स्टूडेंट्स को टीच करना चैलेंजिंग हो गया अभी। अब देखिए, अब मैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सिंपल फंडा है बेटा, कि जितना पैसा मैंने लगाया था उसमें से कितने यूनिट्स बने हैं। देखो कितना पैसा लगाया था, डेबिट साइड को ऐड करो, 16,000, 8,000, 12,000 एंड 2,000, 38,000। ठीक है, टोटल वाला कॉलम बाद में बनाना, भी नहीं स्पेस की कम रहते। तो ये 38,000 हम यहाँ लिख ही देंगे, तो 38,000 रुपीज लिख लो आप। ये मैं जो ब्रैकेट लगा रहा हूँ कहाँ लगा रहे हो आप, एबनॉर्मल लॉस के साथ जो नीचे लाइन छोड़ी ना स्पेस, उसके बीच में, कि एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं। अगर आपको लगता है स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, 3rd 4th पेज पे चले जाओ, वर्किंग नोट्स बना दो वहाँ पे, वर्किंग नोट्स वहाँ लिख दो, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस ए, या यही निकाल दो, ये आपकी मर्जी है, स्पेस अगर छोड़ा है तो ठीक है। देखो बेटा, 38,000 रुपीज में कितने यूनिट्स बने हैं, 19 नहीं, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे कितने बने हैं। 2000 डाले थे, उसमें से गायब कितने हो गए, तो बेटा 1960 बने हैं। वो तो 10 यूनिट में पसंद नहीं आए, एबनॉर्मल लॉस के ना सर, ये नहीं खराब से बन गए, कलर थोड़ा अलग सा है, बने तो है वो भी, मतलब वो थोड़ा एबनॉर्मली खराब हो गई। तो ये आपके पास जो 38,000 रुपीज की कॉस्ट है वो कितने यूनिट्स की है, 1960 यूनिट्स की। 40 यूनिट ही माइनस करोगे, लेकिन 38,000 रुपीज में कुछ कवर भी हो गया आपका, 40 रुपए, 40 रुपए कवर भी हो गए, मतलब यूनिट्स में से यूनिट माइनस हो गए और अमाउंट में से amount। वही डेबिट माइनस क्रेडिट। 38,000 रुपीज लगाए थे हमने, उसमें से 40 रुपीज माइनस हो गए, डिवाइड बाय 2000 इनपुट डाला था, उसमें से 40 यूनिट खराब हो गए। तो ये जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 37,960 आ रहा है कैलकुलेटर पे।
तो 37,960 किसकी कॉस्ट है? सिंपल, दिस इज कॉल्ड अगेन यूनिटरी मेथड। किसी मैंने 37,960 लगा दिए और 1960 बन गई। अब उसमें से 10 यूनिट्स खराब हो गए एबनॉर्मली, एबनॉर्मल रीजन से, उसकी वैल्यूएशन करनी है, इंटू 10 कर दो, इंटू 10 यूनिट्स। अब देखो अब ये आंसर कितना आएगा इंटू 10 करके, 194 आना चाहिए। आगे 194, तो बेटा 10 यूनिट्स में भर दो और 194 अमाउंट में भर दो। ये 194 कैसे आया आपके सामने है, आपको करके दिखाना रखते। अगर 40 रुपए कवर नहीं होते तो मैं क्या बोलता फिर, आज क्या बोलते फिर हम, जैसे हर प्रोसेस में नॉर्मल लॉस हो ऐसा जरूरी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल 38,000 लगाए मैंने और लगाकर कितने यूनिट्स डाले थे, 2000। तो अगर नॉर्मल लॉस नहीं हुआ तो 2000 ही बने ना, फिर नॉर्मल लॉस एक अलग चीज है, नहीं तो फिर 2000 ही बने, तो डिवाइड कर लो, उसमें से 10 की वैल्यू निकाल दो। लेकिन यहाँ क्या है, 40 रुपए हमें मिल भी गए वापस और 40 यूनिट्स भी चले गए। अच्छा कोई नहीं, साथ के साथ आ जाओ। जो 38,000 अमाउंट है, हाँ तो डायरेक्ट 1950 से डिवाइड करते हैं, एक मिनट दोबारा सुनो बेटा इनकी बात, 38,000 डिवाइडेड बाय 1950, यूनिट्स हमारे पास टोटल आउटपुट आएगी। नहीं, वैसे सही नहीं आएगा आंसर। 40 रुपए जो कवर हुए वो तो माइनस करोगे ना आप, वो तो आपकी कॉस्ट कवर होगी। यू कांट से कि मेरे 38,000 इन्वेस्ट हुए हैं, आपके 40 रुपए वापस आ तो गए, 38 दिए आपने, 40 रुपए वापस आ गए स्क्रैप के। जैसे मान लो आपको क्या बोले फ्रूट सेलर कि फ्रूट खा के स्क्रैप में से दे जाना, आप तो फेंक ही देते हो कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, फिर आप संभाल के रखोगे, है ना। तो आपने क्या किया, 150 पर केजी एप्पल खरीदा, एप्पल खा लिया, जो उसका पील है वेस्ट है, ले गए वेट करके 100 ग्राम निकला, लो जी 100 ग्राम के पैसे वापस कर दो। अगर ऐसा इंडिया में होता ट्रेंड कि आप वेस्टेज वापस कर सकते हो, तो वो आपके पैसे कवर नहीं होंगे। मान लो उसने 100 ग्राम वो रख लिया आपसे 50 रुपए में, तो आप तो बोलोगे ना 150 रुपये लगाए 50 वापस हो गए, तो 100 रुपये का बच गया क्या आपका रॉ मटेरियल। तो 38,000 जो लगा रहे हो उसी में से 40 वापस आ रहे हैं, तो ये तो माइनस करने पड़ेंगे। डिवाइड बाई 40 रुपये जब वापस आए तो 40 यूनिट्स भी चले गए, फ्री में तो वापस आए नहीं, हमें किसी स्क्रैपर को उठा के 40 यूनिट देने तो पड़े ना, चाहे वो खराब हो गए थे। तो इसलिए आपकी जो कैलकुलेशन है वो यही है बेटा हमेशा। 37,960 कितने यूनिट्स की प्राइस है, 1960, उसमें से 10 यूनिट्स कितने के हैं, 194 के हैं। 2000 में से बेटा 40 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है, 1950 आउटपुट वैल्यू है, बस बाकी बैलेंस वगैरह आ गई, ठीक है ना। तो इसको वर्किंग नोट में लिखेंगे कैसे? लो जी वर्किंग नोट बना देते हैं। अगर हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे तो फिर वर्किंग नोट्स ऐसे हेडिंग दे देंगे, फर्स्ट वर्किंग नोट एबनॉर्मल लॉस, हेडिंग दे देंगे एबनॉर्मल लॉस का, और यहाँ लिख देंगे प्रोसेस ए, कि हम प्रोसेस ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ फिर वही चीज़ दिखा देंगे, बस 38,000 माइनस 40 रुपीज़ डिवाइड बाई 2000 यूनिट्स माइनस 40 यूनिट्स इंटू 10 यूनिट्स की वैल्यू क्या है, 194 आ जाएगा। तो यहाँ से 194 उठा के ले जाओ वहाँ पे, फिर वहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं गई। गॉट इट। चलें आगे। अब आपके पास जो बैलेंस की फिगर आएगी बेटा वो अपने आप आ जाएगी, चेक करो 37766, ये कौन सी वैल्यू है, आपके 1950 यूनिट्स की वो कॉस्ट जो आपको अपने घर पे पड़ती है। बोलते हैं ना इतना तो मुझे घर पे नहीं पड़ता, तो ये आपकी घर की कॉस्ट होगी, फिर आगे जितने मर्जी का बेच लो, ये आपकी कॉस्टिंग होगी। दूसरा ब्रैकेट में लिखना होता है बेटा कि एक यूनिट कितने का पड़ा, ये जो आप करते हो ना, देखो ध्यान से, डिवाइड बाई 1960 करके देखो, आपका 19.36 आएगा, इंटू 10 मत करो अभी, 19.368 कुछ ऐसा आएगा, करो। 37960 में कितने यूनिट्स बने हैं, 1960, तो एक यूनिट कितने का है, हाँ जी 19.367 या 8 जो भी आ रहा है वो लिख दो। ये आपके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है भाई, फिर उसमें से 10 खराब हो गए, इंटू 10 किया
तो आंसर आ गया 193 या 194, और बाकी जो बचे वो आगे चले जाएंगे। कोई डाउट है तो बताइए। तो ध्यान देखिए बेटा, प्रोसेस ए की कॉस्टिंग क्या है 19.368। अगर मैं इसको देखो ध्यान से फिर से, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 प्रोडक्ट्स की कॉस्ट आ गई 194। अगर मैं इसको 1950 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसने की कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्टिंग मेरा फॉर्मूला तो फिक्स हो गया ना, किसी मैंने 37,960 मेरी पॉकेट से चला गया। एक लेमैन क्या बोलता है, सर मुझे नहीं पता मेरा इतना पैसा चला गया, 40 ही वापस आए हैं, और मेरे बने कितने 1960, उसमें से 10 खराब हो गए एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल रीजन के कारण, और ये 10 यूनिट बिकेंगे अभी, यू नो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट अलग बनते हैं, वहां जाके हम बेचेंगे और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मांगेंगे। वो सारी बातें वहां होंगी कि एबनॉर्मल लॉस कवर कितना हो रहा है, उसकी सेल वैल्यू यहाँ नहीं दिखानी, यहाँ से नॉर्मल लॉस की वैल्यू दिखानी है ताकि उतने पैसे हमारे कवर हो गए, क्योंकि वो हमारे प्रोसेस का नॉर्मल पार्ट है, ऐसे बिकना, वेस्ट होना और फिर उसको हमने सेल करना। अब पहले यहाँ तो कोई डाउट है बता दीजिए, क्योंकि ये समझ आ गया, आगे तो डुप्लीकेट चलता रहेगा। चलिए अब यहां से हमें जाना है, प्रस्थान करने कहाँ पे, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में, तो एंटर करते हैं वहां पे। एक ही बात है, प्रोसेस ए या प्रोडक्ट ए, प्रोसेस ही होना चाहिए यहाँ पे, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। हाँ जी, आपको पता है स्टॉक अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होता है जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो देखो क्वेश्चन में प्रोसेस ए का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 200 यूनिट्स दिए, तो लिखो 2 ओपनिंग बैलेंस। ये छोटे छोटे अकाउंट्स से बनते जाएंगे। हाँ जी, क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस ब्रो डाउन या 2 ओपनिंग बैलेंस, एक ही तरीका है, 2 ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग या बैलेंस ब्रो डाउन 200 यूनिट्स। अब ये कब के बचे हैं बेटा, सुनो, कब के हैं, पिछली बार की, तो हमें उसकी कॉस्टिंग ऑलरेडी पता है। अभी तो मैंने जो गर्मा गर्म बनाया है प्रोसेस ए में, मुझे उसका पता है 19.368, लेकिन पिछली बार यही चीज जब बनी थी तो मेरी कॉस्ट कितनी आई थी, 19 रुपए, 19 रुपीज, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक कर लो। वैल्यूएशन ऑन जुलाई 1 पर यूनिट 19 रुपीज, तो इसे आप लिखो @19, 2 बैलेंस ब्रोट डाउन @rupees 19, यूनिट्स को में लिखो 200, और 200 को मल्टीप्लाई कर दो 19 से, 3800। प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी ऑनलाइन अभी हैं, जो क्लास में नहीं है इस टाइम, समझा रहे बेटा, शुभम, रूपाक्षी, राहुल, सार्थक, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने यहां पर उठा के 1950 यूनिट्स और रख दिए, ये गर्मा गर्म बन के आए हैं, होता है ना, 4 समोसे पड़े हैं पहले के, बाकी गर्मा गर्म बन गए 30, टोटल स्टॉक हो गया, उसमें से बेचोगे तो लिखो 2 प्रोसेस ए, 2 प्रोसेस ए। इसका मीनिंग समझे कि एक तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है हमारे पास, एक हमने प्रोसेस ए में से बना के ले आए, तो मेरे पास टोटल स्टॉक पता कितने का हो गया 2150, और प्रोसेस ए में से जो आया उसकी कॉस्ट तो पता ही हमें 37,000, देख रहे हो ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं 37,766, जिसकी कॉस्ट क्या है पर यूनिट कॉस्ट। हाँ, इससे आप समझ गए ना कि इससे थोड़ी सी महंगाई होगी, हर चीज महंगी होगी। पहले हमें ये प्रोडक्ट 19 रुपए का पड़ता था, इस बार क्या कॉस्ट आई है 19.368, उस हिसाब से फिर हम अपनी सेल प्राइस बढ़ा देते हैं। अब यहाँ डिसाइड होगा, क्या डिसाइड होगा अभी, हाँ जी, क्या डिसाइड होगा कि हमें कितना बटर बनाना है। क्रीम तो बन चुकी है, पहले की पड़ी हुई है 200, और 1950 क्रीम और बना दी, टोटल 2150 की क्रीम में से कितना बटर बनाना है तो डिसाइड हो चुका है। आगे देखो, आगे लिखा होगा ट्रांसफर टू
प्रोसेस बी कितना लिखा है, जल्दी देखो, चेक करो। ट्रांसफर टू प्रोसेस बी कितना लिखा है? यस, क्योंकि वो गिवन ही नहीं है, हमें क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन है। इसका मतलब 150 यूनिट्स अपने पास रख लो अभी यहाँ पे। अब 2 लाइनें छोड़ के फिर लिखो क्रेडिट साइड पे, 2 लाइन छोड़ के बाय क्लोजिंग बैलेंस। कैरी डाउन भी लिख सकते हो, ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं। बाय क्लोजिंग बैलेंस। अब ये बताओ बेटा कि कौन से वाले रखोगे, वो ठंडे वाले समोसे जो पहले बने बने जो एक्सपायरी वाले थे, या नए वाले गर्मा गर्म जिसकी लाइफ भी पड़ी है, जो कल तक भी चल जाएंगे? तो ये हमारी नेचर है जिसको बोलते हैं फिफो। क्या बोलते हैं? जब कभी आप सेम 3 में जाओगे तो वहां पे एक चैप्टर आएगा, वहां सिखाएंगे ये चीज, ठीक है, कि फिफो लिफो क्या होता है। तो फिफो क्या होता है? ये हमारी बेसिक नेचर है, कभी भी ना मेंशन हो तो फिफो ही लेते हैं, कि जो चीज पहले पड़ी है, पुरानी पड़ी है, वो खराब हो रही है, वो दे दो, वो खत्म करो, वो आगे भेज दो। इट मींस ये पक्की बात है, जब भी मैं क्लोजिंग बैलेंस रखूंगा अपने पास बचा के, मैं नया वाला गर्मा गर्म वाला जो कितने का है 19.368, ये वैल्यू हमने निकालनी है, ये क्वेश्चन में दी होगी, ये तो हमारी वर्किंग है। तो 150 यूनिट्स लिख दो यूनिट्स के कॉलम में, और 150 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो बेटा, करो 19.368 से। अगर 2905 आ रहा है तो लिख दीजिए, कैलकुलेटर चलाते रहिए, मोबाइल वाले कैलकुलेटर को छोड़ दो, एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है मोबाइल। दूसरे कैलकुलेटर पे अपना हैंड सेट करो, पहले सब रेडीमेड मिलता था आंसर, आपको अब खुद निकालने हैं वहाँ पे कैलकुलेशन। 150 यूनिट्स 19.368 के हिसाब से 2905 का, ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस फिगर अपने आप आ जाएगी। तो एक सिंपल सी बात है, 2150 2150 में से 150 मुझे रखना है, क्योंकि अभी इतनी बटर की डिमांड नहीं है, ये अगले साल या नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, नेक्स्ट राउंड में। आगे भेज दो कितने, दिस इज योर बैलेंस फिगर। कैसे आई भाई? लेमन सी बातें, छोटी छोटी बातें। तो टफ कैसे हो सकता है चैप्टर? 2150 में से 150 माइनस कर दो, कितने आगे? 2000। तो 2000 यूनिट्स कितने के पड़े, अपने वैल्यू आएगी, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे ही कैसे आते समझा देता हूँ, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। इसमें बेटा जो स्टार्टिंग वाले पड़े हैं, कितने बड़े स्टार्टिंग वाले? 200 90 रुपीज वाले, वो पैसा भी 3800 इसलिए है क्योंकि उसको भी हमने आगे भेज दिया। और इस वाले भी 1800 यूनिट्स है, आपने चेक करना, चेक करो, देखो एक बार चेक हो जाए ना तो मजा आया था। देखो देखो इधर ये 38661, वैसे तो हर कोई बोलते हैं कि बैलेंस फिगर आती है जी ये, पर इसका भी एक लॉजिक है, सुनो ध्यान से। इसके अंदर पता है क्या क्या है? इसके अंदर एक तो शुरू वाले 200 यूनिट्स हैं जो कितने के थे, तो 19 रुपीज के हिसाब से 3800 के। एक इसके अंदर अभी वाले 1950 में से 150 रख लिया ना हमने, गर्मा गर्म बन के कितने आए 1950, उसमें से 150 का ऑर्डर नहीं आया था, वो रख लिया अपने पास, क्लोजिंग बैलेंस है, भेजे कितने 1800। अब 1800 की वैल्यू निकालो 19.368 के हिसाब से कितनी आती है, करो 19.368 को मल्टीप्लाई करो 1800 से, कितनी वैल्यू आएगी, कितना सार्थक? अब इन दोनों को ऐड करो बेटा, चलो बंद 38, ये आंसर आ गया ना। तो जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए बैलेंस फिगर है, बट आप एक्सपर्ट लोग हो तो आपको पता है कि इसके अंदर एक तो ओपनिंग वाला पड़ा है, ये तो अजम्पशन है हमारी बेटा, कि पिछले साल वाले जो पड़े हैं वो भी डाल दो। हाँ, जब 30 समोसे का ऑर्डर आता है 4 तो पिछले साल पिछले दिन वाले डाल दो, लास्ट वाले, क्या पता चलेगा, वो भी गर्म हो जाएंगे साथ में कोई नहीं चलता उसमें, है ना। बाकी अच्छे हैं, नए नए दिए हमने तो बाकी रख लो। तो वही किया हमने, पुरानी कॉस्ट भी है इसमें और नई भी है, तो ये एक एवरेज कॉस्ट होगी 19 और 19.68 का मिक्सअप सा हो गया, लेकिन वो आंसर अपने आप आएगा, आपकी टेंशन नहीं है। हो गया जी। और हमने फीफो मेथड फॉलो किया है, वो भी हमने अजम्पशन लिख देनी अपनी एग्जाम में, ठीक है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। अब हम प्रोसेस बी में जाएंगे, ये क्यू से अकाउंट बनते जाएंगे, हेजिटेट मत करो, बना दो, होलसेल में बना के रख दो, 8-10 अकाउंट बना के रख दो होलसेल में, ठीक है, ये बार बार बनाओगे आप। अब आ जाओ प्रोसेस बी अकाउंट पे।
हाँ जी, प्रोसेस बी में अब एक बात पक्की है, प्रोसेस बी में जो रॉ मटेरियल आएगा, हाँ जी, मार्केट से आएगा नहीं, कहाँ से आएगा, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट से, क्योंकि वैसे तो प्रोसेस ए से आता है, पर प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के बीच में कौन आगे खड़ा हो गया, स्टॉक अकाउंट, क्योंकि तो मैं डिसाइड करूंगा कितने आगे जाने हैं। तो लिखो पहला नाम लिखो टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। तो प्रोडक्ट वर्ड नहीं है वो, प्रोसेस वर्ड है, स्पेलिंग वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। टू प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। हाँ जी, याद है ऊपर से कितने लेके आए हम, ऊपर से हम कितने लेके आए हैं 2000, कितने के 38,661 के। अभी आपके सामने देख लो, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट से यही आ रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं, चेक कर लो, यही है ना, समझ आ रहा है ना। बाद में बोलना कि क्या क्या हो रहा था पता नहीं मुझे, बस कुछ हो रहा था वहाँ पे, ट्रांसफर हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, ऐसे ही लेमन बातें नहीं करनी, अभी समझ आ रहा है तो बताओ। 2000 यूनिट्स कितने के 38,600 के। अब प्रोसेस बी की दुनिया में आ जाओ, ये है बटर बनाने वाले लोग, क्रीम बनाने वाले तो खत्म हो गए, अब है बटर प्रोसेस, बी प्रोसेस। इनका अपना मटेरियल होता है, देखो टू मटेरियल 3000 लिखो, इनका अपना मटेरियल होता है, टू मटेरियल 3000, ठीक है, और इनकी अपनी लेबर होती है, टू डायरेक्ट लेबर 8000, ये सब दिया हुआ है, देख के लिखना है बस आपने। इनके अपने ओवरहेड्स होते हैं, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क एक्सपेंसेस 1000, ठीक है जी। अब इस सारे पार्ट में से क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। याद आपको नॉर्मल लॉस, प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस कितने परसेंट होगा, 5%, आपकी सबसे ऊपर थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, देखिए सबको क्वेश्चन में, तो 5% है, और 5% किसका होगा बेटा, तो आप ब्रैकेट में लिख देना 5% ऑफ यूनिट्स इनपुट 2000, 2000 का 5% 100, ठीक है जी। सो आ गया, ये सेल हो जाता है एट द रेट 1 रुपी, वो लिखा हुआ है एट द रेट 1 रुपया 1 रुपी, तो 100 इंटू 1 100, तो 100 यूनिट्स 100 में बिक जाते हैं, ये आपके पैसे कवर हो गए भाई, ठीक है। अभी ध्यान सुनो, अभी रुक जाओ, अभी इसमें चलो मत आगे, अभी इसमें एक ट्विस्ट आएगा। अब यहाँ पर स्टॉक बी में कितना गया, देखो आउटपुट कितनी लिखी है, देखो बुक में 1925 यूनिट्स प्रोसेस बी में जा रही है, स्टॉक में जा रहे हैं, प्रोसेस बी स्टॉक में, तो टोटल देखो ज्यादा नहीं हो गया, ठीक है। 1925 क्या लिखे इन्होंने, आउटपुट, प्रोसेस बी की आउटपुट कहाँ जाती है, प्रोसेस बी के स्टॉक अकाउंट में। पर यहाँ एक सरप्राइजिंगली क्या हो गया कि डाले थे 2000, ये मैजिक होने वाला है, देखो ध्यान से, डाले थे 2000, 100 तो गए, हमेशा होते हैं एबनॉर्मल, सॉरी नॉर्मल लॉस, ये हो गए, लेकिन फिर 1925 कैसे आ गए, नहीं वो नहीं, ये हुआ कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल है ये, जैसे मैं बोलता हूँ 2000 है, 100 नॉर्मल लॉस में गए, कितने बजे, कितने बजे 1900, तो यहाँ 1925 कैसे आ गया, क्या रीजन है उसका, उसके बीच उसमें से एक लॉजिक निकलना है, वही लॉजिक टेक्निकल होता है जो स्टूडेंट को समझ नहीं आता, आगे के उसका लिंक बनेगा। बताओ अभी ये क्या हुआ, 1925 कैसे बन गए, ज्यादा कैसे बन गए, कोई सांता आया था और क्या ऐसा तो नहीं, हाँ जी कैसे हुआ होगा, हाँ नहीं, क्या क्या, बोलो लॉस, ज्यादा एस्टिमेट कर लिया था। हाँ आदिश आप क्या बोल रहे हो, 5% हमने एस्टिमेट किया कि इतना लॉस होगा। हाँ हुआ नहीं, लेकिन उतना, ये मैजिक है, हम सोच लेते हैं कि ऐसा होगा। मैं आपकी एग्जाम्पल देता हूँ, आप एग्जाम में भी ऐसे करते हो, एक मिनट, आप ना एग्जाम में एग्जाम देने के बाद जब आते हो बाहर, है ना, डिसपॉइंटेड होते हो, आप बोलते हो सर ऐसे ही 80 मार्क्स का पेपर था,
है ना, मेरे तो ये भी 5 जाएंगे, वो भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, अल्टीमेट डिक्लेयर कर देते हो कि 50 से ऊपर नहीं आते भाई तेरे, होता है ना, आगे 55, खुश होते हो। फिर वो दूसरा भाई पार्टी मांगते हैं कि तू तो कह रहा था मैं पास भी लूंगा, तेरे तो 5 ज्यादा आ गई है। इसका मतलब तूने जो एस्टिमेट लगाया था वो रॉन्ग था, ये है ना। ये तो बाहर आके जो एस्टिमेट लगाते हो कि इसमें से 5 देगा, 3 देगा, 4 नंबर मिलेंगे, वो तुम्हारा एस्टिमेट ही गलत है ना। तुम सोचते हो वो सिर्फ कि 80 में से 30 नंबर जाएंगे मेरे, एग्जामिनर को इतना बुरा नहीं लगा, उसने कितने दे दिए 55। तो ये जो 5 का गेन हुआ है एक्चुअली गेन तो नहीं है ना, एक्चुअली तुमने नॉर्मल लॉस को ज्यादा एस्टिमेट कर लिया था, इसलिए अब क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, तो हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो अब कोई भी लाइफ में पूछे आपसे कि एबनॉर्मल गेन क्या है, तो आप बोलोगे ओवर एस्टिमेशन ऑफ नॉर्मल लॉस, क्या बोलोगे। हाँ। और ये बातें आगे एमबीए क्लासेस के अंदर जहाँ इंटरव्यूज होती हैं कहीं ना कहीं पूछते हैं आपसे, एमकॉम के वाइवा में कहीं ना कहीं, कि एबनॉर्मल गेन कैसे हो जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो उस दिन आप ये बता दिए उस दिन मैं एब्सेंट था, कि उस दिन एब्सेंट था, मैंने रिपोर्टिंग देखी भी नहीं थी बाद में। तो आपका आंसर होना चाहिए वहां पे क्या, कि ओवर एस्टिमेशन ऑफ नॉर्मल लॉस इज अ रीजन ऑफ एबनॉर्मल गेन, अदरवाइज इट्स नथिंग, इट्स ओनली इमेजिनेशन फिगर, इमेजिनेटरी फिगर है। गेन भी कुछ नहीं हुआ, मैजिक कैसे हो जाएगा, 2000 से 100 जाएंगे तो 1925 कैसे बचेंगे। ये आपका वो 100 ही गलत है, बट वो हमारी परसेंटेज फिक्स है इंडस्ट्री की, तो इसलिए हमें वो लिखना तो वही पड़ेंगे 100। ठीक है जी, स्क्रीन सामने आपके। तो इसलिए अब यहाँ पे एबनॉर्मल गेन की वैल्यूएशन भी होगी। तो सेकंड वर्किंग बना रहा हूँ बेटा आज का मैं। अब यहाँ लिखेंगे एबनॉर्मल गेन कैसे आता है। एबनॉर्मल गेन कौन सी प्रोसेस का एबनॉर्मल गेन है, प्रोसेस बी, तो लिखते रहना। ये आपका वर्किंग नोट रेडी हो जाएगा। यहाँ चाहे वर्किंग नोट एक अकाउंट के बाद बना लो, ये नहीं आपने आगे आगे बनाना है, यही बना लो जहां प्रोसेस बी काउंट को। अब तो समझ आ गया ना कितना साइज चाहिए होगा, 2-3 क्वेश्चन करके समझ आ जाएगा। वर्किंग नोट यही बना दो, एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू, हाँ जी बताओ भी डेबिट से कितने खर्चे हो रहे हैं, डेबिट से क्या दिख रहा है आपको, 38661 प्लस 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 1000, ये खर्च हो रहे हैं। कुछ पैसे वापस आए, यस, कितने वापस आए 100, डिवाइड बाय क्या होता है, यूनिट्स होते हैं, कितने यूनिट्स डाले थे 2000, उसमें से नॉर्मल लॉस 100, इसमें जो ऊपर कॉस्टिंग आ रही है वो 1900 की कॉस्ट है, तो करो डिवाइड, एक ही बता देना पहले मुझे, प्लस प्लस माइनस 100 करके ऊपर न्यूमरेटर क्या आ रहा है, पहले बता दो न्यूमरेटर क्या आ रहा है, 50551। ओ हाँ जी, अब एक यूनिट की कॉस्ट आपकी आ जाएगी, हाँ 26.611, कुछ इतनी याद हो गया, क्या आ रही है वही लिख लो, 26.6 समथिंग आ जाएगी, आगे जी। ये आपकी एक यूनिट की कॉस्ट है। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, यही वो मोमेंट है जहां पे तुम समझ सकते हो। अब आप उसको इनटू जो करोगे, किसी से भी करोगे, इनटू एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी, इनटू एबनॉर्मल गेन, क्योंकि वो तो एक रिजल्ट है, या तो एबनॉर्मल लॉस आ रहा है बैलेंस फिगर या एबनॉर्मल गेन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मल गेन, वो हम डेबिट से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंस फिगर कहाँ आएगी, डेबिट साइड, तो लिखो टू एबनॉर्मल गेन, कितने यूनिट्स है बेटा 25, इसको इंटू 25 कर दो, 25 यूनिट्स का निकालो, ये तो एक यूनिट है ना, जब इंटू 25 करोगे आई थिंक 665 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अकाउंट देखने वाली चीज नहीं है, बनाने वाली चीज है, बना के मजा आता है, मेरे बनाने से नहीं आएगा, आपके बनाने से। तो 25 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन है, और वो कितने का है, 665 का है। अब बैलेंस फिगर क्या बचेगी आपके सामने, 51226 अपने बचेगी, या आप खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये आप खुद भी निकाल सकते हो, बंद कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1925 यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 26.611 से, और ये प्रोसेस बी का बनाया हुआ सामान आउटपुट कहाँ जाएगी, प्रोसेस बी के स्टॉक काउंट में, तो लिख दो यहाँ पे बाय प्रोसेस बी स्टॉक काउंट,
बाय प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। बाय प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, ठीक है सर हाँ जी बेटा। वन नाइन सेकंड वर्क हेलो हाँ जी, सर सेकंड वर्किंग नोट एक बार दोबारा बता दो, बाकी तो सर हमने ये सारे पैसे राहुल लगाए हैं प्रोसेस बी में। 38661 प्रोसेस ए के स्ट्रोक का आंसर है, वो यहाँ आ गया सामान। 3000, 8000, 1000 और लगा दिए, उसमें से मुझे 100 रुपीज़ रिकवर हो गए, मेरे नॉर्मल लॉस बिक गया जो, ये पैसे आ गए, ये रुपीज़ आ गए। डिवाइड बाई यूनिट्स, यूनिट्स कितने हैं, 2000 यूनिट्स हमने डाले, उसमें से 100 यूनिट्स नॉर्मल लॉस में गए, तो कितने यूनिट्स आ गए, 1900। ये रियलिटी है। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस हुए, एबनॉर्मल गेन हुआ, उसका कोई लिंक नहीं, ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई, इंटू 25 करोगे तो एबनॉर्मल गेन का वैल्यू आ जाएगा 25 का 665। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तब तो एबनॉर्मल गेन को छुपा के दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, एबनॉर्मल गेन थोड़ी आपको पता है उस टाइम। आपके सामने क्या फिगर्स हैं, डेबिट साइड पे 4 हैं और क्रेडिट साइड पे 100 रुपीज़ है, बस यही दिख रहा है ना आपको जब कैलकुलेशन कर रहे हो। उसके बाद एबनॉर्मल गेन की वैल्यू निकाल लो, 25 यूनिट्स, यूनिट्स में आंसर है। ये 25 कैसे आया, क्योंकि क्रेडिट साइड पर 2025 आ गया, डाले कितने थे 2000, तो 25 यूनिट 25 यूनिट्स मैजिक है। आपकी नॉर्मल लॉस की एस्टिमेशन गलत हुई है इसका मतलब, उसकी वैल्यू 665 आ गई। अब जो बैलेंस में बचेगी बेटा वो वही बचेगी जो तुम चाहते हो। 1925 यूनिट्स आपको आउटपुट वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो आगे गए हैं, कितने के बने, ये बैलेंस फिगर है, अपने आप आ रही है। किस रेट पे आ रही है ये, 26.611, ये रेट है बेटा हमारा। अब यार ध्यान से देखो, जब हमने क्रीम बनाई थी, क्रीम कितने रेट पे पड़ रही थी हमें, 19 रुपीज़ के रेट पे। अब क्रीम पे प्रोसेस होगी और होगी प्रोसेस, तो बटर क्या रेट बना 26 पॉइंट, कॉस्टिंग बढ़ी ना। तभी बेटा मार्केट में क्रीम सस्ती है, बटर महंगा है, और देसी घी और भी महंगा होगा, क्योंकि अब बटर से देसी घी बनाने में पैसा खर्च होगा, तो अब वहाँ जाएंगे हम। तो प्रोसेस बी अकाउंट कंप्लीट हो गया सबका, वहां से कहाँ जाएंगे, प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में चलते हैं फिर। हाँ जी, गलत वो वैल्यू लिखी है कौन सी बेटा, सर, वो न्यूमरेटर में नॉर्मल लॉग ए के न्यूमरेटर में सर 50661 66। ठीक है, कैलकुलेटर पे 50661 आएगा अभी, ठीक है, डिवाइड बाय 1900 करोगे तो आंसर ये आएगा 26.611, ठीक है। चलिए आगे, अब प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में आ जाओ। अब तो टाइम पास ही करना है मैंने, क्योंकि सब आपको आता है, रिपीट ही होते जाने। हाँ जी चलो अभी जल्दी, प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, मे बी हमें एडवांस काउंटिंग के लिए टाइम ना मिले। प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोकने का कोई फायदा नहीं है, अब इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। टू ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी आप देखो बेटा, प्रोसेस बी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस क्या दिया है 300, और वो कितने के बने थे लास्ट टाइम, वो मुझे क्या पता होगा, क्वेश्चन में लिखे, क्या लिखे है क्वेश्चन में, एट द रेट, ठीक है जी आप भी लिख दो, टू ओपनिंग बैलेंस एट द रेट 27 रुपीज। अब प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में आ गए हम, जहां का ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है 300 यूनिट्स, कितने के हैं 27 रुपए के हिसाब से 81 मिनट के हैं। उसके बाद टू प्रोसेस बी, जहां से हम प्रोडक्ट को बना के लाते हैं, क्योंकि प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में प्रोसेस बी से सामान आएगा, कितने यूनिट्स आएंगे 1925, ये आपको पता है ऊपर से आया है, कोई डाउट है बताइए, 1925, 51226 क्या है, और किस रेट पे, इसका मतलब रेट कम हो गया, देखो इसका मतलब प्रोसेस बी में उल्टा हमारी कॉस्टिंग कम होगी, इस बार चलता रहता है ऊपर अप डाउन चलता रहता है, एक रुपया ऊपर कभी नीचे। लास्ट ईयर 27 का बना था प्रोसेस बी, इस बार 26 का बन गया।
अब हमें ये बताया गया कि यहाँ बैलेंस रखना कितना है, देखो लिखा है क्लोजिंग बैलेंस 400 यूनिट, तो ठीक है रख लो फिर। बाय क्लोजिंग बैलेंस लिखो पहले, बैलेंस फिगर बाद में आ जाएगी। बाय क्लोजिंग बैलेंस 400 यूनिट्स, और ये गर्मा गर्म वाले हैं, क्या रेट वाले हैं 26.64 तुमने अभी बनाए हैं इसी प्रोसेस वाले। मल्टीप्लाई कर दो 400 को इससे, आंसर आ जाएगा 10644। और बाकी सामान आगे भेज दो देसी घी बनने के लिए, दिस इज कॉल्ड बैलेंस फिगर। बाय प्रोसेस सी, बाय प्रोसेस सी, बाय प्रोसेस सी अपने आप आएगा बैलेंस फिगर 1825 1825, ये सब बैलेंस फिगर है बेटा। लेकिन वो आपको पता ना कैसे आती है, इसमें ओपनिंग वाला भी है 8100, और जो नए लाए थे उसमें से भी हैं 1625। ये 1825 में क्या गया है, 300 शुरू वाले हैं और 1625 अब वाले हैं, सॉरी 1525 अब वाले हैं। लेकिन ये आपकी नॉलेज की बात थी, बार बार नहीं करने की जरूरत है, बस सिंपल बैलेंस फिगर अब आपकी वो प्रूव हो चुका है कि सही आएगा, इतनी आएगा आंसर। ओके हो गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये अब ये पूरा क्वेश्चन आपको 35 मिनट्स में करना होता है एग्जाम में, 30 to 35 मिनट्स खुद करना है अभी। अब कॉपी भी करना हो देख के ना तो भी टाइम लग जाता है 20-25 मिनट, तो देख के भी कॉपी करना हो बिल्कुल हाँ आपके सामने सोल्यूशन, आप देखो कॉपी करो, 20 मिनट तो लग जाएंगे कॉपी करने। अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखो ये दिखाता हूँ कहाँ तक जाएगा, देखो ये देखो आगे देखो, सी प्रोसेस स्टॉक एबनॉर्मल गेन काउंट, एबनॉर्मल लॉस काउंट, नॉर्मल लॉस काउंट, वर्किंग नोट चलो तुम साथ बना ही रहे हो। फिर आगे एक वो बनता है फिनिश स्टॉक काउंट, वो है नहीं इसमें, अब देख के लिखोगे 20-25 मिनट। अब यहाँ तो खुद दिमाग से टाइम 30 मिनट्स 35 मिनट्स, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरत है इसमें, ठीक है जी। क्योंकि लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम था सेम 4 वालों का, तो उनको सोल्यूशन आ ही गया था, क्वेश्चन ऐसे कोई क्वेश्चन आया था उसका साथ सोल्यूशन आ गया, तो भी उनका फीडबैक था सर देख के भी 25 मिनट्स लगी। अभी तो दिमाग लगाए नहीं अभी अपना लगाते पता नहीं कितना लगता है इसको करने में, तो ये थोड़ा लेंथी पार्ट है इसमें ना। अब आ जाओ प्रोसेस सी में जी, प्रोसेस सी में आ जाओ, बस अब आपको आते ही शॉर्टकट में निकाल दें, ऐसे होमवर्क कर लोगे। प्रोसेस सी में आ जाओ बेटा, ये कंप्लीट करना है अभी यहाँ बैठ के, करो करो। प्रोसेस सी कौन में चाहिए, प्रोसेस सी कहां से शुरू होगा, उसका ओरिजिन क्या है, प्रोसेस बी स्टॉक काउंट, उसके घर से शुरू होता है वो, तो लिखो जी टू प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट, पूरा लिखना है। प्रोसेस के स्पेलिंग पी आर नहीं होते जैसे तुम लोग लिख रहे हो पी आर, टू प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट पूरा लिखो। 1825 ऊपर से लेकर आए, ये सब ऊपर से आ रहा है, ये देखिए ऊपर से आ रहा है ना, ये हमारा प्रोसेस बी का फाइनल रिजल्ट है जो सी में आ गया। अब देसी घी बनाने के अपने खर्चे होंगे, हाँ देसी घी बनाने के खर्चे क्या है, उसमें मटेरियल लोड लगता है 2000 का, ये केमिकल भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर 6000 रुपीज की, डालडा घी भी मिक्स कर सकते हैं इसमें हम, हाँ तो सब होता है तभी देसी घी बनते हैं। टू मटेरियल 2000, टू डायरेक्ट लेबर 6000, टू वर्क एक्सपेंस 3000, ये सब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। खर्चे देख लो बेटा बुक में सब मैच हो रहे हैं ना, 2000 6000 3000, तो देख के लिखना ही आप। अब उसके क्रेडिट साइड आ जाओ, अब देखो क्या लिखे है, अब ये आप खुद करके देखो, मैं नहीं आपका अभी आपके अभी करता, डू यू सेल्फ करो भी, तो मैं देखता हूँ अगर मैकेनिज्म ठीक होते तो। एवरीवन विल डू प्रोसेस सी अकाउंट, फिर प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट करो और फिर मैच करना, लगाओ दिमाग खुद का। प्रोसेस सी में एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, एबनॉर्मल गेन नहीं है, एबनॉर्मल लॉस है।
विथिन 5 मिनट्स में यहाँ देखता हूँ प्रोजेक्टर पे अगर आता है फ्री। अभी एक बार के लिए स्क्रीन पर ब्लैंक हो जाएगी। चलिए ठीक हो गया मैकेनिज्म। वो स्प्लिटर ही खराब था उसका ना, चेंज कर दिया मैंने। अभी प्रोजेक्टर पे दिखेगी आपको। अब आप लीव कर सकते हो जो लोग ऑफलाइन हैं। प्रोसेस की स्टॉक काउंट का जो बैलेंस फिगर है वो जाएगी फिनिश स्टॉक में। अब फिनिश स्टॉक बन गया ना हमारा, ये गोडाउन में चला जाएगा बाय फिनिश स्टॉक। जो नॉर्मल लॉस रहेगा वो 1825 पे 10% रहेगा। हाँ जी, एक मिनट मैच करते हैं। एक मिनट रुको, भी देखो सामने आपके अभी जो किया वो मैच करो। देखो प्रोसेस सी काउंट आपके सामने है, 1825 ऊपर से आगे थे, ये खर्चे थे हमारे। अब लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस कितना होगा, प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस कितना है, 10% ऑफ वट 1825। सिंपल। तो 1825 का 10% 182.5, 0.5 है तो वही राउंड फिगर कर देंगे, 183 कर देंगे। अब ये कितने का सेल होता है लिखा हुआ है, कितने होते हैं सेल, 4 रुपीज के हिसाब से लिखा हुआ है, 4 रुपीज के हिसाब से, तो 732 आ जाएगा। उसके बाद आगे कितना जा रहा है, आउटपुट 1590। तो ऑटोमेटिक बेटा जब आप हिसाब लगाओगे तो 183 प्लस 1590 कम होते हैं, 1825 ज्यादा होते हैं, तो बैलेंस फिगर क्या आ गई, एबनॉर्मल लॉस। तो इट मीन प्रोसेस ए में क्या आया था, एबनॉर्मल लॉस, बी में बाय चांस, वो तो कभी कभी होता है ऐसा कुछ, नहीं तो नॉर्मली एबनॉर्मल लॉस ही होता है, गेन तो कभी कभी की बात है ना। तो अब फिर एबनॉर्मल लॉस आ गया। अब उसकी वैल्यू कैसे आएगी, कैसे आएगी भाई, डेबिट साइड को ऐड कर लो, 59682, उसमें से पैसे कितने कवर हुए,
732, ये कवर हो गए। डिवाइड बाय कितने यूनिट से, 1825, उसमें से नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं, ये आपका एक यूनिट आ गया 35.901 का। चेक कर लो यहाँ तक 35.901 आ जाएगा। अब उसमें से इनटू, हाँ जी, इनटू 52 यूनिट्स कितने के होंगे, ये आपका आ गया 1867, और रेस्ट फिगर 57083 आ गई। वहां से आपने उसको प्रोसेस सी स्टॉक में डाल दिया, प्रोसेस सी स्टॉक में आ जाओ, उसका ओपनिंग बैलेंस है 500 यूनिट्स, ये हमें दिया हुआ है एट द रेट, हाँ जी क्या रेट का दिया है, 36.5। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है 36.5, ये आ गया मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद 1590 यूनिट्स और बना के लाए आप ऊपर से, जो इतने के बना के लाए। अब ये क्वेश्चन था बेटा स्टूडेंट का कि अब क्या लिखेंगे, प्रोसेस सी के बाद प्रोसेस डी नहीं है तो बाय फिनिश स्टॉक लिख सकते हैं, या बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, या ओनली बाय फिनिश स्टॉक काउंट। तो फिनिश स्टॉक काउंट भी बनेगा, वो इस क्वेश्चन में है नहीं है। फिनिश स्टॉक काउंट में क्या होगा, वही जो ट्रेडिंग काउंट होता है आपका, ट्रेडिंग काउंट, टू ओपनिंग स्टॉक फिनिश स्टॉक का, टू परचेज करके लाए या बना के लाए, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई रिक्शा किराया कुछ ऐसे कैरेज वगैरह, बाय सेल, टू ग्रोस प्रॉफिट। तो इसलिए फिनिश स्टॉक काउंट आपकी कॉस्टिंग का पार्ट है नहीं है, एक आधे क्वेश्चन में आ भी जाएगा, वहां से ग्रोस प्रॉफिट आएगा, क्योंकि वहां तो प्रोडक्ट बेचना ही है। अब देसी घी के बाद हमें स्वीट्स नहीं बनानी, बस देसी घी बेचना है, ज्यादा लालच नहीं करना। 2090 यूनिट्स कितने के बन गए, इसके आगे कुछ नहीं है। अब दूसरे हेल्पिंग काउंट्स बनेंगे, वो बनाते हैं। पहले यहां तक किसी का डाउट है तो पूछ लो बेटा, ओके कर लो यहां तक, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं सारे आते हैं टोटली ऐसे, इसलिए आपको मैं मेन क्वेश्चन टिक करा दूंगा, पहले वो करिए, फालतू करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट है। चॉइस है आपकी, करोगे तो मैं डिस्कस कर लूँगा, सोल्यूशन फाइल शेयर कर ही दूंगा साथ में, कुछ क्वेश्चन और भी देखते रहो ताकि टाइम वेस्ट हो ना। अब आगे 3 अकाउंट और बनेंगे भी, आपको पता है बीच बीच में क्या आया था, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, ठीक है, तीनों के अकाउंट बनेंगे। आपका फेवरेट कौन सा, पहले वो बना लेते हैं, नॉर्मल लॉस से नॉर्मल गेन बताइए, एबनॉर्मल गेन, ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन कौन बनाते हैं, इसी में स्टोरी है। एबनॉर्मल गेन कहाँ से आया था पहले बताओ, प्लस बी से, खुद पे ट्रस्ट रखो, पता है आपको कि प्लस बी में था, और इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट के डेबिट, क्रेडिट, क्योंकि गेन तो क्रेडिट होता है। तो बनाओ भैया वही छोटा सा अकाउंट, 2 कॉलम, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे जहां से आया था, एक जनरली बनती है, याद है, प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन, दिखाऊं, ऐसे ही था, प्रोसेस बी में हमने क्या लिखा था, टू एबनॉर्मल गेन, याद है सबको, ये रहा टू एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन में क्या लिखेंगे, बाय प्रोसेस बी, उसके नीचे क्रेडिट है, तो प्लस पहले एबनॉर्मल गेन क्रेडिट होगा अपने अकाउंट में, जहां से उसका अकाउंट स्टार्ट होगा, बाय प्रोसेस बी 25 यूनिट्स 665 रुपीज के, ये सब वहां से आ रही है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल गेन, जो हम प्रोसेस बी में कर चुके हैं, खत्म वहां पे बात। अब आपने कहा था कि सर ये जो 25 यूनिट्स है मैजिक नहीं है, आपने जरूर नॉर्मल लॉस को ज्यादा एस्टिमेट किया है। अब देखो मेरे ध्यान से, आपका इस प्रोसेस में मुझे अभी भी याद है, प्रोसेस बी में नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स आया था, तो इट में ये 100 यूनिट्स एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल 75 है, तो 25 यूनिट्स ये एबनॉर्मल गेन के साथ एडजस्ट होगा, मींस एबनॉर्मल गेन का 25 यूनिट जितना पार्ट, जो नॉर्मल लॉस आपका सेल हो गया, वो आपस में कैंसिल होंगे,
तो जाके समझ आएगा बाकी का गेन कितना है हमें। तो इसलिए आप जो नेक्स्ट एंट्री पास करोगे लिखो एक बार, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, क्योंकि एबनॉर्मल गेन इज नथिंग बट ओनली द ओवर एस्टिमेशन ऑफ नॉर्मल लॉस। इसलिए एडजस्ट होगा पहले कि 25 यूनिट्स जो नॉर्मल लॉस के बिक रहे हैं ऑब्वियसली एबनॉर्मल गेन ही है, वहीं से पैसा आ रहा है। तो टू नॉर्मल लॉस 25 यूनिट्स ही लेंगे, लेकिन इनटू क्या करेंगे आप चेक करो, प्रोसेस बी में जाओ, नॉर्मल लॉस का रेट क्या बिका था, 1 रुपया। मैं फिर भी दिखा रहा हूँ दोबारा, ये देखो बेटा 1 रुपये के हिसाब से बिका था। इसका मतलब वहां 100 यूनिट्स बिके थे, उस 100 यूनिट्स में 25 यूनिट्स तो एबनॉर्मल गेन था, और 75 यूनिट्स एक्चुअली क्या था, नॉर्मल लॉस था। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन एक ही चीज है, टू एस्पेक्ट ऑफ वन कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। इधर देखो तो एबनॉर्मल गेन, उधर देखो तो नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस को जितना ज्यादा एस्टिमेट करोगे, आप बोलो सर नहीं मजा नहीं आया और एस्टिमेट कर लेते ज्यादा, बोलो आप इस 100 को 200 कर लो, कर ले 200, अपने ही क्वेश्चन है तो यहाँ 125 आ जाएगा। इसको 300 कर लो, यहाँ 225 आ जाएगा। जितना ज्यादा करोगे मतलब जितना ज्यादा नॉर्मल लॉस एस्टिमेट करोगे, आप घर आके बोल दो मैं तो फेल हो जाऊंगा, पहले ही बोल दो, मतलब पास तो हो रहे हो लेकिन फिर भी क्या बोल दो, फेल हो जाऊंगा। फिर जिस दिन पास हो गए उस दिन मिठाइयां बटेगी। घर वाले ये नहीं बोलेंगे मार्क्स कम आए हैं, वो खुश होंगे उल्टा, उनको लगे ये तो एबनॉर्मल गेन हो गया, इसको किसने किसने पास कर दिया इसको, ये तो खुद खुद ही कह रहा था मैं कुछ लिख के नहीं आया। जब आप कुछ लिख के नहीं आए तो 40 मार्क्स कैसे आ गए आपके आउट ऑफ 80, गेन कैसे हो गया, मतलब आपके दिमाग में था कुछ ऐसा कि जो जो मैंने लिखा है वो गलत है, वो तो पसंद आएगा नहीं, मुझे मार्क्स मिलेंगे नहीं, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी पास हो गए। बहुत से बच्चों का ऐसा होता है, 30-40 स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि वो फेल हो जाएंगे लेकिन होते नहीं वो। तो उनका जो नॉर्मल लॉस सोचना है वही उनके लिए क्या बन जाता है, रिजल्ट वाले दिन सबसे ज्यादा खुश वही, टॉपर तो दुखी हो रहता है 1% से रह गया, यार अगर 1% हो जाता तो मैं टॉपर होता चंडीगढ़ का। 97.6 मेरे है, 98.6 उसकी है, जो जम करता नजर आ रहा है न्यूज़पेपर में। लेकिन खुश कौन हो रहे हैं, वो वाला जिसने पहले बी सीरियस भाई, जिसने पहले सोचा था मैं यहाँ पर नॉर्मल लॉस में हूँ, वहां क्या हो गया नॉर्मल गेन। तो ये एग्जांपल याद रखनी है आपको हमेशा के लिए, जितने यूनिट्स यहाँ आप एस्टिमेट कर रहे हो, तो इसलिए जब भी आप नॉर्मल गेन अकाउंट बनाओगे वहां पर 25 यूनिट्स को कैंसिल कर देना, किसके साथ, नॉर्मल लॉस के साथ। तो अभी 2 जनरेंटीज करके दिखा रहा हूँ, जनरेंटीज हमारा सिलेबस नहीं है बट कैसे होगी। पहली एंट्री प्रोसेस बी डेबिट टू एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन अकाउंट स्टार्ट हो गया, कितने से 665, सिर्फ अमाउंट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इस एबनॉर्मल गेन को कैंसिल करो, एबनॉर्मल गेन डेबिट टू नॉर्मल लॉस, वो उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 25 रुपीज 25 यूनिट्स, 1 रुपए के हिसाब से। तो बाकी जो बचा वो हमारा प्रॉफिट है, वो हम कह सकते हैं कि बाकी गेन है, एक्चुअल गेन है, जो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीएल बनते हैं वैसे ही कॉस्टिंग पीएल अलग होते हैं। टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट बैलेंस फिगर, यूनिट्स के कॉलम में तो आएगी नहीं बैलेंस फिगर, अमाउंट के कॉलम में आएगी 640। तो ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट है, ये कब बनाना है, अगर वो लिखते हैं वो मेंशन करेंगे कौन कौन से अकाउंट बनाने आपको। में तो ये लिखा था प्रीपेड प्रोसेसर। हाँ, अगर ऐसा लिखा है तो ये चॉइस में होते हैं हमारे पास कि बनाए या ना बनाए, ठीक है। फिर रेकमेंड तो ये होते हैं बना दो, अदरवाइज मेंशन करते हैं फिर तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेंशन नहीं किया तो दोनों बातें, ये बनाए ना बनाए बना देते हैं फिर, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट्स का पार्ट है, ये हेल्पिंग अकाउंट्स होते हैं। लेकिन अगर मेंशन होगी प्रोसेस ए बी सी कौन बनाने फिर तो आप सिंपल लिखे प्रोसेस अकाउंट्स, उसमें सारे हैं। दूसरा अकाउंट कौन सा करना है, पहले नॉर्मल लॉस ही कर लेते हैं, अब नॉर्मल गेन के साथ तो इसका लिंक है ही है। तो सेकंड अकाउंट ओपन करो बेटा, नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब आप बोलते हैं नॉर्मल लॉस के नीचे डेबिट होती है, और तीनों प्रोसेस में आया ये, क्योंकि ये तो आएगा आएगा, ये तो है ही नहीं, ये तो नॉर्मल लॉस है होके रहेगा। ये है कि किसी साल
किसी टाइम ज़्यादा हो जाता है, किसी टाइम कम होता है। वो डिपेंड करता है आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी, लेबर की क्वालिटी, उस पर डिपेंड करता है। कई बार फ्रूट्स अच्छा आ जाता है तो उसमें जूस ज़्यादा निकल जाता है ना, पल्प ज़्यादा होता है उसमें, तो वेस्टेज कम होती है, ऐसा होता रहता है। तो प्रोसेस ए 40 यूनिट्स आए थे, 40 के बिके थे। प्रोसेस बी में 100 के बिके थे। प्रोसेस 3 सी में 183 यूनिट्स आए थे। ये सब आप देख के लिख रहे हो ना, सामने स्क्रीन से नहीं, कहाँ से, 3 प्रोसेस से, अकाउंट से। तीनों प्रोसेस में हम इसका कर चुके हैं, लिख चुके हैं 40, 100, 183, फिर वैल्यू लिख चुके हैं इसकी। लेकिन इसमें से एक नॉर्मल लॉस एडजस्ट होगा, किसके अगेंस्ट, प्रोसेस बी वाला, बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एंट्री तो वही है ना, एबनॉर्मल गेन डेबिट टू नॉर्मल लॉस, तो वहां तो प्रोसेस ए बी सी की बात ही नहीं। बाय एबनॉर्मल गेन प्रोसेस बी वाला है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रोसेस बी, नहीं तो जरूरत नहीं है। 25 यूनिट्स कैंसिल हो गए 25 रुपीज के, बाकी तो बिक ही गए हमारे सारे, बाकी तो बाय बैंक है। तो ये कोई लॉजिकल अकाउंट्स नहीं है ना, ही कोई इंपॉर्टेंट। बाकी तो आपको पैसा आ गया, बाय कैश है, बाय बैंक, बैलेंस फिगर, वो 25 यूनिट्स कैंसिल कर दो, बाकी 298 है। 298 हैं, कितने के हैं, कितने के हैं, 847 के। ये दूसरा काउंट है, ओके जी। नॉर्मल लॉस काउंट 3 बार डेबिट होगा, सिर्फ एक बार क्रेडिट होगा, वो भी तब जब एबनॉर्मल गेन हुआ है। किसी क्वेश्चन में तो एबनॉर्मल गेन होगा ही नहीं आपको, तो वहां क्रेडिट होगा नहीं, सारा पैसा बाय कैश लिख दो। तो अब 2 बातें में समझ आ रही है बेटा, देखना ध्यान से को, घर जाके भूल जाओगे या नहीं ये देख लेना। एबनॉर्मल गेन की जो बैलेंस फिगर है वो पीएल में जाएगी, वो एबनॉर्मल है, चाहे एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, पीएल में जाता है। नॉर्मल लॉस सेल होता है तो बाय कैश, इसकी बैलेंस में बाय कैश आनी है। आगे वर्किंग नोट तो आपको करवाई दी है कि नॉर्मल आउटपुट कैसे आई, वो सब बातें हैं, वो तो हम वहीं निपटाते गए, ये सारी चीज़ें तो हमने पहले कर ली हैं। हर केस में एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे आएगी, एबनॉर्मल गेन की वैल्यू कैसे आएगी। अब एक लास्ट अकाउंट रह गया, एबनॉर्मल लॉस काउंट, उसको फोकस करो, बनाइए। एबनॉर्मल लॉस की नेचर क्या है, डेबिट, और कितनी बार आया है, 2 बार हुआ। पहला प्रोसेस ए से और दूसरा सी से। टू प्रोसेस ए, टू प्रोसेस बी, टू प्रोसेस सी, नहीं प्रोसेस ए एंड सी, सॉरी बेटा, वो मैं गलती से रीड कर गया। एबनॉर्मल लॉस 2 बार हुआ है, टू प्रोसेस ए से हुआ है, कितने यूनिट्स हुआ था, 10, उसकी वैल्यूएशन क्या हुई थी, 194। ये सब देख के लिखना है आराम से अपने प्रोसेस काउंट से। फिर प्रोसेस सी अकाउंट में जाओ, वहां पर एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है चेक करो, वहां से 52 यूनिट्स हुआ है। ये देखो चेक कराता हूँ, जब हम प्रोसेस सी में थे तो एबनॉर्मल लॉस 52 यूनिट्स आया था बैलेंस फिगर, और 52 यूनिट्स की वैल्यू कैसे की थी हमने, कितने की थी, 1867। तो यही वो चीज़ें हैं जो वहाँ जा रही हैं, और कहीं से नहीं आ रही। तो 52 यूनिट्स 1867 रुपीज़ के यहाँ आ गए, 10, 194, 52, 1867। अब आपको पता है एबनॉर्मल लॉस भी बिकता है, नॉर्मल लॉस भी सेल होता है और एबनॉर्मल लॉस भी सेल होता है, और जितना सेल हो जाए वो अपना पैसा, बाकी पीएल लॉस। और प्रोसेस ए का 1 रुपए के हिसाब से सेल होता है, प्रोसेस सी का 4 के हिसाब से होता है, वो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, चाहे वो नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस हो। बिस्किट किसी रीजन से खराब हुए हो, कि नॉर्मली खराब होते हैं या एबनॉर्मली, बिकेंगे वो एक ही रेट पे, सेम रेट पे। जब तक रेट अलग अलग नहीं बताता वो तब तक सेम ही है। उस प्रोसेस का जो भी स्क्रैप होगा, इसको हम बोलते हैं स्क्रैप बेसिकली। एक नॉर्मल होते हैं जो इवैपोरेशन रहते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एक है कि खराब हो गई प्रोडक्ट, एक नॉर्मली खराब होता है और एक एबनॉर्मल। जैसे 10 गिलास कोल्ड ड्रिंक लेके आए डेली, तो वो कोल्ड ड्रिंक तो बाहर गिरी जाएगी, वो नॉर्मल है। अब किसी ने आपको आगे एक्शन कर दिया एकदम से, है ना, पंच लगा दिया आपकी ट्रे पे, सारा ही जाएगा, फिर ये नॉर्मली होता। तो वो लोग लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैं कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा हूँ और किसी ने पंच लगाया मेरे को और सारा गिर गया, ये अब नॉर्मली होगा, ऐसे नहीं होगा नॉर्मली। लेकिन जब आप लेके जाओगे, जब घर में गेस्ट आते हैं, हम लेके आते हैं, तो थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक तो ट्रे में गिर ही जाता है,
उतना का नॉर्मल लॉस है, उतना का गेस्ट को कम मिलता है, बस उसको पता होता है कि इतना का मिलेगा मिलेगा, क्योंकि ये बच्चा अपना है ऐसा कि गिरा के लाएगा थोड़ा सा, वो नॉर्मल लॉस है। ठीक है, नॉर्मल तो कभी कभी होगा एक्सीडेंटली। अब वो जो भी स्क्रैप हुआ बिकेगा जरूर, लेकिन बाय कैश, बाय कैश। और बाकी का जो लॉस कवर नहीं हो पाया उसका या तो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है या फिर आपके पीएल में जाते हैं। कंसाइनमेंट चैप्टर आप करते थे सेम 1 में, तो वहाँ हम बाय इंश्योरेंस कंपनी लिख देते थे, फिर बाय पीएल लिख देते थे। जो कवर हो जाए वो अपना पैसा, नहीं तो फिर पीएल का, बिजनेस का लॉस, ये आपके अकाउंट से। ठीक है, हो गया सबका? कोई अकाउंट दोबारा देखना है, दोबारा समझना है कोई चीज़, बता दो भाई। ओके, अब 14 क्वेश्चन चलते हैं। अब मैं आपको से दिखाता हूँ कि क्या क्या करना है बाद में बस। ठीक है, ये सब आपका होमवर्क है, दिखा रहा हूँ अभी क्या क्या होमवर्क है। डन, ओके। अब देखो 14 क्वेश्चन सो इजी, इसमें स्ट्रोक काउंट ही नहीं है, इसमें से क्या है, बस प्रोसेस काउंट है। प्रोसेस ए बनाया, ध्यान देखो बेटा, वहां का नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दिखाया, कैसे था एबनॉर्मल लॉस, डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड यूनिट्स इंटू 20, वही सब चीजें। उसके बाद प्रोसेस, प्रोसेस बी में चला गया। लेकिन यहाँ एक न्यू पॉइंट है, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा न्यू पॉइंट तो मिलेगा आपको। अब यहाँ क्या है, कहते 2/3 हमें आगे भेजना है। रीड करो 14 क्वेश्चन। अभी पूरी क्लास हम कोस्टिंग को डेडिकेट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में पूरा एडवांस काउंटिंग करेंगे, क्योंकि उसमें भी मुझे वहाँ 2.5-3 घंटे चाहिए होंगे। पूरा एक ही क्लास में हम इंश्योरेंस क्लेम का वो स्टॉक पॉलिसी करेंगे। ये लेक्चर्स ही ऐसे हैं, जितना लॉन्ग टाइम लेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा, बीच में छोड़ने से आज का लेक्चर भी बेकार हो जाता है। तो प्रोसेस ए अकाउंट के लिए क्या लिखे, देखो बेटा क्वेश्चन चेक करो। देखो कहाँ लिखा है कि 2/3 हमें आगे भेजना है, 1/3 हमें बेचना है। सर सर 5 मिनट्स की ब्रेक दे दो प्लीज। लो लो, ब्रेक लो बेटे, ब्रेक लो। फाइव मिनट्स की ब्रेक है अभी हम तब तक 14 क्वेश्चन रीड करने कर सकते हो अपनी तरफ से।
हाँ जी, देखिए अब जो 14 क्वेश्चन है आपका, इस 14 क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है बस। वो क्या कहते हैं, मिल गई वो लाइन सबको? कहाँ लिखे वो लाइन? हाँ, 2/3। हाँ जी, सेकंड पैराग्राफ है बेटा एवरीवन। 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस से, बाद में देखेंगे 1/2 ऑफ प्रोसेस बी was passed to the next process and balance was sold। तो कई बार आपको मैंने एग्जांपल दी थी ना अभी बेसिक में कि कई बार क्रीम भी बेच देते हैं हम। ये जरूरी नहीं कि क्रीम का आगे बटर ही बनेगा। जब क्रीम की डिमांड आएगी तो क्रीम बेच दो, वहां भी प्रॉफिट कमा लो। तो हमने क्या किया, 2/3 तो प्रोसेस बी में डाल दिया। अब कितने यूनिट से हमारे पास चेक करो, 2/3 कैसे करेंगे, 1000 में से 50 किसमें गए, नॉर्मल लॉस, 20 एबनॉर्मल। इस केस में एबनॉर्मल लॉस दिया हो, चेक करो कि एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स हो रहे हैं, लिखा होगा पक्का, चेक करो। अच्छा ऐसे ही तो ये हमने निकाला है क्योंकि उसने 930 दे दिया हमें, तो फिर अपने आप ही 20 आ जाएगा। दो चीजें दी होंगी मतलब। आप गिनती की 3 चीजें बेटा क्रेडिट साइड, कौन कौन सी बोलो, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और आउटपुट। इनमें से मैं कोई भी 2 दे दूंगा, तीसरी आ जाएगी। तो ठीक है, तो 930 मैंने आपको दे दिए, 20 आपकी बैलेंस फिगर आ गई। उसकी वैल्यू कैसे आएगी, वही 54,200 डेबिट माइनस 50 रुपीज क्रेडिट डिवाइड बाई 1000 माइनस 50, वो वैल्यू आ गई। अब आपके जो 930 यूनिट्स बिक रहे हैं, सॉरी बन रहे हैं, उसकी स्टोरी है बेटा अभी कि 930 का क्या करना है। कहते हैं 930 का, हाँ जी 930 का 2/3 कहाँ डालना है, प्रोसेस बी अकाउंट में। तो वो आगे 620 यूनिट्स, और 930 का 1/3 कितना हो गया, वो आपने बेचने हैं। अब हम यहाँ बेच नहीं सकते, प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्टिंग की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। इसे जिसको बेचना है उसे पीएल में भेज दो, उसको पीएल में भेज दो, क्योंकि वो यहीं बिक गया ना।
आप सोचो कि सर फिनिश स्टॉक अकाउंट में जाएंगे, वहां तक तो पहुंचेंगे नहीं, ये तो पहली स्टेज पे सेल हो गई, तो उसको बाय, जैसे हम नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंट में लिख देते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, सीधा पीएल, बाय कॉस्टिंग पीएल, पर कॉस्टिंग पे जाएगा बेटा। मतलब ये जो आपके ये जो कॉस्ट आ रही है ना आपकी, ये देखो क्या आ रही है कॉस्ट, चेक करो 54,200 माइनस 50, 54,150 डिवाइड बाय करो 950, कितना 54,150 माइनस 57, बिकॉज कल भी आप होमवर्क में यही डाउट लेके आते, तो पहले से सुन के जाओ। 57 रुपीज आ गया, बस ये आपकी कॉस्टिंग का बेस हो गया कि 57 रुपीज का मुझे एक प्रोडक्ट बना। आप बोलो सर 20 प्रोडक्ट्स हमने एबनॉर्मल लॉस में डाल दिए, तो ये आंसर आ गया 1140 आ गई। 57 को मल्टीप्लाई करो 620 से, जो प्रोसेस बी में गए हैं, तो 35340 आ जाएगा। फिर 57 को मल्टीप्लाई करो 310 से, 17670, मतलब वो हर चीज आ जाएगी जो तुम्हें चाहते हो, चाहे तूने प्रोसेस बी में भेजी है, चाहे वो बाय एबनॉर्मल लॉस हो गया, बाय कॉस्टिंग पीएल हो गया। कॉस्टिंग वैल्यू एक ही है, जिसका एक सिंपल फॉर्मूला है डेबिट माइनस क्रेडिट, रुपीज में से रुपीज माइनस कर दो, यूनिट्स में से यूनिट्स, सिर्फ नॉर्मल लॉस के, फिर जिसकी मर्जी वैल्यू निकालते जाओ। ये सेम सीन है ये। अब देखो नेक्स्ट में एबनॉर्मल गेन आएगा, फिर जब तुम प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में आ जाओगे, ऊपर से आगे ना, कितने यूनिट्स लेके आगे 620, क्योंकि 310 तो मैंने बेच दिया ना, 620 लेके आया, फिर उसके अपने खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर, फिर वहां का नॉर्मल लॉस दिया हुआ है आपको 3 रुपए के हिसाब से बिकेगा। फिर कितने यूनिट्स बने 540, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब यहां से समझ आ जाएगा कि यहाँ एबनॉर्मल गेन हो रहा है। चेक करो 93 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, 540 बने हैं, तो सबको ऐड करो कितने बन गए 633, ये होता है मैजिक। 620 डाले बने कितने 633, तो जितना मैजिक है वही एबनॉर्मल गेन है। उसका रीजन समझा दिया आपको। एबनॉर्मल गेन क्यों है, ओवर एस्टिमेशन ऑफ नॉर्मल लॉस। तो डेबिट माइनस क्रेडिट, अब देखो कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, देखो ये तो हमें कैलकुलेट करना है ना भाई, तो आपके डेबिट साइड पे 3 चीजें अभी तक 35,340,315,8,000, तीनों को ऐड करो कितना बन गया 46,355, तो अभी आपसे खुद कैलकुलेट करवाया मैंने अभी, माइनस 279, ये चीजें तो आपके सामने तो यही है ना क्वेश्चन, बस जब तुम खुद करोगे आपको डेबिट साइड पता है, टू मटेरियल लेबर ओवरहेड्स बाय नॉर्मल लॉस पता है बस, अब कर दो माइनस 279 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स डाले थे हमने 620 माइनस 93, एबनॉर्मल गेन कितने यूनिट्स का आया 13 का, तो 13 यूनिट्स की वैल्यू क्या आएगी 1। फंडा वही है कि डेबिट की अमाउंट में से क्रेडिट की अमाउंट माइनस करनी है। एबनॉर्मल गेन तो लीजिए फिर से, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस या बेच दिए या आगे भेज दिए स्टॉक अकाउंट में चले गए, वो इसी वैल्यू पे जाने हैं, तो यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी। इंटू 13 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, इंटू 270 करोगे तो 23, फॉर्मूला वही है, 13 हटा दो यहाँ से 270 लिख दो तो ये आंसर आ जाएगा। हाफ हमने आगे भेज दिए, हाफ बेच दिए, बाकी अभी तो ये होमवर्क है, मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं आपसे, आप करोगे तो पता चलेगा कितना आपको समझ आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास इसी के लिए है। ठीक है, प्रोसेस सी का बन जाएगा, तो 14 क्वेश्चन होमवर्क में है, आगे नेक्स्ट में आ जाओ भी। 13 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, प्रोडक्ट जेड, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, सिंपल सोबर क्यूट, बिल्कुल 13 क्वेश्चन। हाँ जी, ये जब आएगा ना, देखो इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ दिखाना आज आपको, इस क्वेश्चन में कॉस्टिंग पीएल अकाउंट भी बनाने को बोला है, तो जितने बेच रहे हो तुम कहाँ भेज रहे हो कॉस्टिंग पीएल में, प्रोसेस ए से भी आगे, टू प्रोसेस बी से भी आगे, टू प्रोसेस सी से भी आगे, कितने बेचे बाय सेल्स, ये हमारा नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट होता है, कभी हम इसको फिनिश टू अकाउंट भी बोल देते हैं, कभी कॉस्टिंग पीएल बोल देते हैं, कि जो जो प्रोडक्ट फिनिश होता गया उसी स्टेज पे बेचते गए, क्रीम भी बेच दी, बटर भी बेच दिया, देसी भी बेच दिया, सब बेचते गए, कितने बेचा वो लिखा हुआ बेटा देखो। हाँ जी, प्रोसेस ए से कितना स्टॉक आया था 370 का, प्रोसेस बी से 270, सी से भी आएगा।
अब ये आपकी सेल प्राइस है, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ट्रेडिंग पीएल सब मिक्स हो गया। ट्रेडिंग पीएल का एक ही नाम बन गया कॉस्टिंग पीएल, सीधा कॉस्टिंग पीएल। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो बोलेगा डालते जाना, नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये तो बहुत रेयर चांस है कि आपको बोलेगा कि ये बना के दिखाओ, अगर कहता है तो ये बनेगा कॉस्टिंग पीएल, क्योंकि प्रॉफिट निकालना हमारा पर्पस कभी भी नहीं होता कॉस्टिंग में। ठीक है, उसके बाद 13 क्वेश्चन आपका टोटली होमवर्क है, नहीं होगा तो बात करेंगे, सबसे हो जाता है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। अगर 15 कर लिया, 14 कर लिया तो 13 भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 9th, अब जो क्वेश्चन बीच में नहीं है वो आपके करने वाले ही नहीं है, देखो मेरे पास भी नहीं है। 13 के बाद सीधा जंप लगेगा 9th क्वेश्चन पे, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्ट पासिस थ्रू 2 प्रोसेसेस। बाकी टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन आपके पैटर्न में है भी नहीं, ये करोगे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। बाय लॉस इन वेट मतलब नॉर्मल लॉस। आपका पेपर आना ही उन 3 क्वेश्चन में से है, 13, 14, 15, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आने 15 मार्क्स का। ये तो आप ये छोटे होते जाएंगे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बनते जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छे, मतलब आपको आते होंगे, जिसने वो 3 कर लिए उनको ये भी आते होंगे। 9th क्वेश्चन, उसके बाद फिर 8 छोड़ दो, वैसे ही एक काउंटर छोटा सा आउट ऑफ पैटर्न हो चुका है, ये स्टार लग चुके हैं इस पर, ये क्वेश्चन छोड़ दो 8। उसके बाद 7 कर सकते हो आप। अब देखो क्या है, इसमें 2 ही काउंट बन रहे। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं 100% लिख के गारंटी साइन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये चैप्टर इसके लिए बना है नहीं 5 मार्क्स के लिए। और अगर 50 वाला आता है, यू कांट से मैं नहीं करूंगा अकाउंट, मैं तीनों ही बनाऊंगा वहाँ पे, चीज थोड़ी ना करोगे आप। जब तुम्हें प्रोसेस ए बनाने को बोला है तो प्रोसेस ए बना दो सिर्फ, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कर लो प्रैक्टिस, हो ही जाएगा, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं। एक ही काउंट बनाना है प्रोसेस ए, उसी का एबनॉर्मल गेन काउंट बनेगा, प्रोसेस ए में एबनॉर्मल गेन आ गया। तो ये वेले लोगों का काम है अगर आपने ये क्वेश्चन करने हो, ठीक है ना, कि सर मैं चंडीगढ़ सबसे बड़ा वेला हूँ, तो फिर आप ये 7 क्वेश्चन करोगे, क्योंकि उसके बाद 5th 6 क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी एक ही काउंट बन रहा है प्रोसेस काउंट। और जन एंट्रीज मैंने आपको सिखाई थी, मान लो एक प्रोसेस है नॉर्मल लॉस आया तो एंट्री का होगी नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस अकाउंट, फिर एबनॉर्मल लॉस भी आएगा उसमें, एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस अकाउंट, फिर एबनॉर्मल लॉस भी सेल हो रहा है कैश टू एबनॉर्मल लॉस, और जो बाकी बचा वो कहां चला गया। अब इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन नहीं है, अगर एबनॉर्मल गेन होता तो पहले एबनॉर्मल गेन नॉर्मल लॉस से एडजस्ट होता। तो ये क्वेश्चन है जो इजीली कर सकते हो आप 6 क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये करोगे आप 5th क्वेश्चन, भरत केमिकल लिमिटेड, होमवर्क में, ये भी हम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं सभी। उसके बाद हाँ जी, ये होमवर्क है 5th, बस इतना ही बेटा, ये भी ऐसे ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी छोड़ सकते हो, तो बस आप बाकी बाद में देखते हैं बात। आज का होमवर्क है 5th 6th 7th 13th सॉरी 9th, 4 हो गए, 13 14 15, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपका होमवर्क, जिसमें मेन पहले वही वाले हैं, 3 वो करोगे पहले। प्रॉब्लम आए तो जब मर्जी रिकॉर्डिंग द्वारा देख लो या मेरे से व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर लो, फोन कर लो, पर होमवर्क करने का ट्राई करो, ठीक है। ठीक है जी, कोई फायदा नहीं एडवांस के ऊपर जाने के लिए। ओके वेलकम।